देखें तो यहाँ पर इससे रिफ्रेश कर लिया मैंने, इससे नीचे आ जाता हूँ मैं। तो नीचे आने के बाद ये सेक्शन है मेरा, कार्ड का सेक्शन। इस कार्ड के सेक्शन को मैं जैसे ही माउस लेकर जाता हूँ ना, तो ये कार्ड जो है वो 3D में रोटेट करता है। और ये इंडिविजुअल रोटेशन है, इसी को इंडिविजुअल करने के लिए मैंने कार्ड का जो है वो कंपोनेंट बनाया। ये पूरा 3D में रोटेट कर रहा है, और सारे अलग अलग रोटेट कर रहे हैं। अगर मैं उसको लूप के साथ वैसे ही चला देता ना, तो एक को रोटेट करता तो सारे के सारे इधर उधर वाले भी रोटेट होने लग जाते, इसीलिए अलग करना पड़ा हमें। तो खैर ये बनाया है। और अब आपने ये इफेक्ट तो देख ही लिया, 3D इफेक्ट। ये माउस के मूवमेंट को कैप्चर करके हमने कार्ड को घुमाया है। और अब मैं आपको समझाता हूँ एरे। ये जो एरे है, ये क्या करता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये वाला जो सेकंड वाला एरे है, ये सेकंड वाला एरे बताता है कि ये कितना, कितने डिग्री जो है वो झुकेगा। ये कार्ड अगर आप देखें, मैं इसको अगर जैसे मूव करवाऊं तो ये ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, और नीचे लेकर आऊं तो सामने की तरफ आ रहे हैं। ये पीछे की तरफ। देखें ये ऊपर में, अगर मैं ऊपर माउस लेकर जाऊं तो ये ऐसे पीछे की तरफ गिर रहा है, और यहाँ नीचे लेकर आऊं तो ये सामने की तरफ गिर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है डिग्री की, इस डिग्री की प्रॉपर्टी को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। मैं अगर इसको 30 कर दूं, तो मैं अगर इसको 30 कर दूं और वेट करूं कि ये रिफ्रेश हो जाए, ये हो गया। तो अब देखें, अब मैं आपको दिखा पाऊंगा कि देखें ये अब ज्यादा रोटेट हो रहा है। आपके माउस के ऊपर देखें ये किस तरीके से 3D कार्ड इफेक्ट इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो दूसरा एरे ये देखें, डेवलपमेंट वाला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको अगर मैं इस तरीके से घुमाऊं ना, तो ये बहुत ही सही लग रहा है। तो यहाँ पर जो है, ये तो समझ आ गया आपको कि ये इस तरीके से आपको करना है। सेकेंड एरे क्या कर रहा है, उसको एंगल में उसको जितना वो पीछे की तरफ, मतलब वो गिरा रहा है, या आप इस तरीके से समझ लें। तो मैंने उसको 10 रखा है। ये दूसरा एरे यही कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पहला वाला एरे है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। आप, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास एक कार्ड है, ये आपके पास एक कार्ड है, ये कार्ड ही 3D रोटेट कर रहा है। तो इस कार्ड के बीच में अगर मैं लगा दूं एक लाइन, इसके सेंटर पॉइंट को इमेजिन करते हुए एक लाइन लगा दूं, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं ना कि जब मैं सेंटर पर हूं माउस लेकर, तो कार्ड मेरा बिल्कुल सीधा हो जाए, और जैसे ही मैं 100 पिक्सल ऊपर जाऊं, जो कि ये लाइन बनती होगी, 100 पिक्सल ऊपर जाऊं जो कि ये लाइन बनती होगी, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कार्ड की मूवमेंट को पूरा जो है वो 10 डिग्री झुका देना, मतलब ऊपर की तरफ गिरा देना। ठीक है, इसके बाद अब अगर माउस को लेकर जाएं तो मूवमेंट नहीं होगी, यहां से लेकर यहां तक मूवमेंट नहीं होगी। इसी तरीके से आपने +100 में बोला है, जीरो पोजीशन सेंटर पॉइंट से अगर आप इसको बोले -100 तक नीचे भी आपका माउस अगर चले, यहां से लेकर 100 तक, तो इतनी ही एरिया के ऊपर दूसरे मूवमेंट को भी लगा देना, दूसरा जो मूवमेंट है वो भी लगा देना। इसके बाद माउस यहां से लेकर यहां तक के एरिया के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, सेंटर पोजीशन से 100 ऊपर 100 नीचे ही माउस का एक चलाने वाला दायरा बना दिया, सेक्शन बना दिया। इसी के अंदर हो रहा है ये जो भी हो रहा है। अब मैं, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो आप शायद देख पाएंगे कि ये, मैं आ गया अपने माउस को सेंटर में लेके। अब जब मैं ऊपर जाता हूँ, इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं, ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। 30 कर देता हूँ, यहाँ पर भी रफ है। अभी मैं इसको रिफ्रेश हो जाएगी एक दफा, हो गया। ठीक है, तो इसके सेंटर पॉइंट पर आता हूँ मैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इससे ऊपर जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, मैं इससे ऊपर जा रहा हूँ, ये शायद इसका 100 पॉइंट होगा। मेरा माउस अभी जहां पर है पूरा रोटेट हो गया। अब इससे ऊपर मैं माउस को जितना भी लेकर जाऊं कोई रोटेशन नहीं होगी, देखिए।
इसका यहाँ पर होगा शायद इसका 100। इससे ऊपर जो मैं लेकर जाऊँ ना तो रोटेशन नहीं होगी। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर लेकर जा रहा हूँ माउस, हो रही है रोटेशन, हो रही है रोटेशन, नहीं हो रही है। वापस लेकर आऊंगा, जैसे ही मैं 100 के अंदर आऊंगा ये कार्ड को उठाना शुरू कर देगा वापस ही। ये देखें, और जैसे ही कार्ड सीधा होता है तो वो अपने सेंटर पोजीशन 0 पर आ गया। यही वैल्यू माइनस में भी चल रही है। ये जो वैल्यू माइनस में चल रही है ना, इसका भी वही है कि जब आप इसको नीचे लेकर आते हैं, जब आप इसे इस तरह नीचे लेकर आते हैं तो ये वाली पोजीशन पर ये यहाँ पर मैक्सिमम जो रोटेशन थी वो हो गई। उसके बाद यहाँ नीचे लेकर आएंगे तो ये वाली रोटेशन नहीं होगी। तो मतलब इसका एक सर्टेन एरिया शायद बनाया, इसका ये सेंटर पॉइंट है जिससे यहाँ कहीं पर 100 खत्म हो रहा है और यहाँ कहीं पर इसका -100 खत्म हो रहा है। इसी के अंदर अगर आप माउस को अपने घुमाते हैं तो वो पूरे कार्ड को रोटेट करवाएगा। और ये एक्स एक्सिस पर आपने, मैं तो वाई एक्सिस पर समझा रहा हूँ ना, एक्स एक्सिस पर भी आपने यही दिया है। इसकी वैल्यू को बढ़ाकर देख लें, आपको जो है ये बहुत ही सही 3D इफेक्ट देगा। यहाँ पर पहली ये समझ आ गई, 100 100 माउस चलाने की एक लिमिट, के 100 के अंदर अंदर जब मैं माउस को लेकर घुमाऊं तो पूरा कार्ड घुमा देना। ऊपर और नीचे 100 पिक्सल समझ लें, ऊपर और नीचे 100 पिक्सल। और ये क्या है, ये रोटेट करवाना, कितना उसको झुकाना है, रोटेट करवाना है, ये वो डिग्री है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। इसकी वैल्यू मैंने 20 कर दी, ऊपर वाले की 30 कर दी। इसका 3D इफेक्ट देखते हैं। तो ये देखें, अब जो ये इफेक्ट बने हैं ना, इसको मैं चेंज नहीं करने वाला, ये बहुत मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट वाला जो कार्ड है वो बहुत सही लग रहा है मुझे। ये देखें, ये डिजाइन वाला कार्ड है और ये ब्रांडिंग वाला कार्ड है। तो हमारी वेबसाइट की जो एनिमेशन है उसे अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर से नीचे तक, तो आपने एक वेविंग इफेक्ट बनाया है, आपने एक टाइपराइटर इफेक्ट बनाया है, आपने एक यहाँ से अबाउट सेक्शन पर लेफ्ट और राइट इफेक्ट बनाया है, ये इधर से आता है ये राइट से आता है। उसके बाद जो है आपने इसके अंदर एक ये बाउंसिंग इफेक्ट बनाया है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आपने कार्ड्स के ऊपर इफेक्ट बनाया है जहाँ पर आपने इसमें एक ये लगाया है। और इसके बाद जो है फिर आपने ये 3D इफेक्ट बनाया है। तो ये है हमारी एनिमेशन हमारी पोर्टफोलियो के लिए। और इस पोर्टफोलियो के अंदर हमारा ये जो सेक्शन है कांटेक्ट का, ये कनेक्ट हुआ हुआ है। बस मैं ये जो टेस्टिमोनियल है, इसको मैं बंद करता हूँ, ये इसका काम हो गया ख़त्म। और जो मेरा टेस्टिमोनियल सेक्शन है इसके पास मैं आके F12 दबाता हूँ डबल क्लिक करके। यहाँ पर मैंने कमेंट करके जो ऑटो प्ले की प्रॉपर्टी रखी थी, इस ऑटो प्ले को एम्बला को भी चला देता हूँ। तो ये जो एम्बला है वो भी अब हमारा यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो पोर्टफोलियो है वो एनिमेशन के हिसाब से जो है वो कंप्लीट है। तो अच्छा देखें, तो हमने यहाँ तक इसे बना लिया था और यहाँ तक जो है वो एनिमेशन के साथ जो है वो ये सब हमने बना लिया। तो अब इसे ना रिस्पॉन्सिव करना है। रिस्पॉन्सिव के लिए हमारे पास दो स्क्रीन्स हैं। ये तो हमारी लार्ज स्क्रीन है, स्मॉल स्क्रीन है ये वाली। तो स्मॉल स्क्रीन में साइज बनता है 768। तो 768 के ऊपर जो है वो हमें इसको रिस्पॉन्सिव करना है। तो सबसे पहली स्क्रीन तो ये वाली है, चलते हैं फिर यहाँ पर और अपने हेडर सेक्शन को ओपन करते हैं। हेडर, मैं अपने page.tsx में हूँ। यहाँ पर हेडर को मैं डबल क्लिक करता हूँ और F12 दबाता हूँ उसके ऊपर, तो वो मुझे हेडर के कंपोनेंट में ले आते हैं। हेडर के कंपोनेंट में आने के बाद यहाँ पर अगर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आऊँ और इसे रिस्पॉन्सिव करूँ 768 के ऊपर, 768 के ऊपर, तो आप यहाँ से देख पाते हैं कि 768 के ऊपर यहाँ पर जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही है, 768। तो अब किसकी वजह से आ रही है ये तो हमें नहीं पता, कौन से वाले डिफ की वजह से आ रही है, ये हो सकता है इसकी वजह से आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ ये भी देखें, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, जिस चीज़ पर हमें काम करना है सिर्फ और सिर्फ उसको ही देख कर चलेंगे। तो page.tsx में आ जाएं। यहाँ से आकर आप फुटर को एक एक करके ना सबको कमेंट कर दें और सिर्फ हेडर को मैंने रहने दिया है। ठीक है, अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमें सिर्फ हेडर नज़र आने वाले हैं।
और हेडर को हमें बनाना किस तरह है, यहाँ पर ये कहते हैं कि हैमबर्गर मेन्यू आ जाए और आपका जो यूएल है वो चला जाए, मतलब वो नजर ना आए। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर सिर्फ हेडर है, नीचे का कंटेंट जो है वो मैंने कमेंट कर दिया, तो हेडर के कंपोनेंट में आ गए और इसकी सीएसएस की फाइल भी इसके साथ ओपन कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि एक हैमबर्गर मेन्यू चाहिए मुझे, तो वो रिएक्ट आइकन्स में जाता हूँ मैं और वहां से लेकर आता हूँ। रिएक्ट आइकन्स में मैं गया, यहाँ पर मैं मेन्यू लिखूंगा और यहाँ से मैं एक, ये बोल्ड मेन्यू थोड़ा है इससे उठा लेता हूँ, इस वाले को, इसके इंपोर्ट को कॉपी करके हेडर के कंपोनेंट में आकर इसे पेस्ट कर देते हैं। और क्लो ये जो इसका कॉलिंग टैग है, इस कॉलिंग टैग को भी यूएल के नीचे यहाँ पर लगा देते हैं। मैं ताहा अहमद लिखा हुआ, एक यूएल है जिसके अंदर सारे लिंक्स हैं, और एक ये है हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, तो इसका जो साइज है वो छोटा ही आएगा, मुझे पता है। तो इसके साइज को हम क्या करते हैं, वहां से देख लेते हैं इसका साइज फिग्मा की फाइल में क्या है। डबल क्लिक करते हैं, 35 है, तो यहाँ पर हम 35 दे देते हैं। और कलर जो है वो वाइट ही है बाय डिफॉल्ट, हमारे टेक्स्ट का कलर भी वाइट है, तो कलर वाइट ही आने वाला है। देखते हैं कि हमें क्या बनकर मिलता है। तो हमें ये हैमबर्गर मेन्यू बनकर मिलता है, इसका ये अभी सही से अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि 35 का जो साइज़ है मेरा ख्याल है वो और बड़ा होगा। ठीक है, अब जो है ना यहाँ तीन चीज़ें आ गई, नाम, नेविगेशन लिंक और हैमबर्गर मेन्यू। तो इससे सबसे पहले तो नेविगेशन को 768 में क्या करते हैं, गायब करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें नज़र तो नहीं आ रहा है ना। तो इससे सबसे पहले गायब करते हैं। ये है क्या, ये यूएल है। तो इससे एक क्लास नेम देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट के लिए लिखा हुआ था, इससे हमें फिर बैकटेक में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाते हैं $, करली ब्रैकेट लगाकर इसे बैकटेक में रखते हैं, और एक और डॉट से एक नाम दे देते हैं, जैसे कि नैव यूएल। नैव यूएल, ठीक है। अब इस नैव यूएल को सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि इस यूएल की सीएसएस तो मैंने की ही होगी ना, लाजमी की होगी। तो नैव यूएल के नाम से मैंने क्लास दी है और सीएसएस में मैंने यूएल को लिखा है। सबसे ऊपर आ जाए, हेडर के बाद नैव के बाद navh1 के बाद यूएल, पहला यूएल ये वाला है। फिर यूएल जो है वो है ये दो सीएसएस यहाँ पर की गई है इसके यूएल से रिलेटेड। तो यहाँ से ना इसके नाम को देखें मैं किस तरह चेंज कर रहा हूँ, यूएल को मिटा रहा हूँ, नैव को मिटा रहा हूँ, और जो मैंने इसका नाम दिया है नैव यूएल, इससे इसकी क्लास दे देते हैं ना, क्योंकि क्लास बना ली है ना हमने। तो नैव को बोल के यूएल तक पहुंचने का जो है, जो काम इस तरह कर रहे हैं वो हम इसकी क्लास देकर भी कर सकते हैं, नैव यूएल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वहां पर, अगर आप यहाँ पर देखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये उसी तरह ही काम करेगा। चलें, तो यहाँ तक हमने ये कर लिया। अब मीडिया क्यूरी की बारी। तो मीडिया क्यूरी जो है, अच्छा आप देखें, आपका सवाल ये हो सकता है कि ये करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। मतलब अगर यहाँ पर उस तरह नैव के बाद यूएल लिखा था, तो उससे क्लास नेम देने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो देखें, बाद में जब हम इसे मीडिया क्यूरी के अंदर इससे जब हाइड करेंगे ना, तो वो उस तरह ना फिर हमें क्लासेस के ऊपर ना शो और हाइड करने नहीं देता। जब आप इसकी पहली पहली प्रॉपर्टी ही क्लासेस की मदद से लगा रहे हैं, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स करना, ये तमाम चीज़ें, तो क्लासेस को मैन्युपुलेट इसी क्लास के नाम से करना आसान है। लेकिन HTML का एलिमेंट बनाकर अगर मैं करूंगा, जैसे मैंने nav लिंक के बाद UL एक एलिमेंट के तौर पे यूज किया था, जैसे यहाँ पर H1 एक एलिमेंट के तौर पे यूज हुआ है, ये कोई क्लास तो नहीं है, ये तो एलिमेंट है। तो इसीलिए इसको ना बाद में मैन्युपुलेट करना क्लास के नाम से मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही जब पहली पहली दफ़ा ही CSS की ना, तो इसको मैंने क्लास के नाम से दे दिया कि भाई क्लास के नाम से कर दो CSS, और ये वाली CSS भी क्लास के नाम से ही कर दो। तो बाद में क्लास को मैं हाइड कर दूं, दिखा दूं, छुपा दूं, तो वो बड़ा आसान होगा मेरे लिए। चलो, मीडिया क्यूरी जो है यहाँ पर लगाते हैं विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, तो मैक्सिमम विड्थ, और यहाँ पर है 768। तो 768 का जो उनका साइज़ है उससे ही हमें रखना है, और उसके साइज़ को फिर मुझे ये कहना है कि भाई जो ये नैव लिंक है
यही तो यूएल है हमारा। नेव यूएल है इसका नाम। इसके डिस्प्ले को नन कर दें तो देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से ऊपर जाऊं तो 769 पर वो मुझे दिखता है, 768 पर वो छुप जाता है। तो ये जो है ना आपका हैमबर्गर मेन्यू, इसको भी हम इस तरह ही कर देते हैं कि वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है वो छुप जाए। तो बड़ी स्क्रीन का कोड तो ऊपर वाला होता है। तो यहाँ पर आते हैं और इससे एक नाम दे देते हैं। यहाँ पर इससे एक नाम दे देते हैं, क्लास नेम मेन्यू। तो यहाँ पर आते हैं, डॉट मेन्यू लिखते हैं और यहाँ पर बड़ी स्क्रीन के ऊपर तो छुपाना है ना मुझे, तो डिस्प्ले नन कर देता हूँ। अब ये बड़ी स्क्रीन पर छुप जाएगा और छोटी स्क्रीन पर दिखाना है तो डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। देखते हैं अब। ठीक है, तो बड़ी स्क्रीन पर ये दिखता है वो छुप जाता है, और यहाँ छोटी स्क्रीन पर ये दिखता है और यूएल जो है वो हाइड हो जाता है। अच्छा, ये जो मेन्यू है इसका साइज मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि इससे ना 30 कर लेता हूँ। 35 थोड़ा बड़ा है। तो अब ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फंक्शनैलिटी तो बना ली। अब इसे ना बटन की तरह यूज करते हैं। बटन, अच्छा ये चीज़ भी आपके काम आएगी, ये इसको आप मेमोराइज कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसको बटन भी बनाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑन ऑफ वाला बटन। जैसे आप लाइट के लिए ऑन ऑफ करते हैं ना बटन, तो लाइट जल जाती है, लाइट बंद कर देते हैं। तो ऑन ऑफ वाला बटन, अब ये कैसे कैसे बनाएं? तो हर चीज़ के ऊपर एक ऑन क्लिक इवेंट होता है। ऑन क्लिक इवेंट हर चीज़ के ऊपर होता है, इस नाम के ऊपर लगा सकते हैं, इस हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक हम यूज़ करते हैं इवेंट का, जो कि है ऑन क्लिक इवेंट। अब इस ऑन क्लिक इवेंट की मदद से इस हैमबर्गर मेन्यू को ऑन ऑफ वाला बटन कैसे बनाएं? तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है एक स्टेट। स्टेट मतलब देखें कंडीशन होती है ना, इस उसकी हालत, मतलब तो उसको कोई हालत तो देनी पड़ेगी आपको। या तो बटन ऑफ होगा या बटन ऑन होगा, तो कोई तो हालत आपको देनी पड़ेगी इसको। तो एक स्टेट बना लेते हैं जो कि इसके इस स्टेट को डिफाइन करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं यूज स्टेट, और यूज स्टेट जो है उससे मैं कह देता हूँ कि ये है फॉल्स। फॉल्स मतलब बंद है, अभी बटन जो है ना वो ऑफ है, बंद है। तो यहाँ पर जो है वो ये डी स्ट्रक्चर होता है और रिटर्न हमें करता है दो चीज़ें। क्या नाम रखें इसका, इज ओपन और सेट इज ओपन रखेंगे। तो ये मैंने बना लिया। अब इसे कॉन्स्ट करके आप इस तरह लिख सकते हैं, तो ये आपका यूज स्टेट बन गया। इस यूज स्टेट को आप इंपोर्ट करा लें या इससे पहले आप लिख दें रिएक्ट, एक ही बात है। तो ये बना लिया आपने। अब ये जो इज देखें, यहाँ पर जो फॉल्स लिखा है, मैंने आपको, मैं थोड़ा सा याद भी दिला दूं आपको। ये जो लिखते थे ये होता है यहाँ पर इसके अंदर। तो इस ओपन के अंदर क्या है, इस ओपन के अंदर है फॉल्स अभी। और फॉल्स जो है वो क्या है, वो बताता है कि अभी बंद है ये। ठीक है, और ये जो होता है ना इसकी वैल्यू चेंज कैसे होती है? ये वाली वैल्यू मिलती है हमें इसके अंदर, और इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए ये होता है, ये इसकी वैल्यू को चेंज करता है। और जैसी वैल्यू चेंज होती है तो वो फिर हमें नई वैल्यू इसके अंदर मिलती है। तो ये एक इस तरह, अगर आपको याद हो तो इस तरह मैंने आपको बताया था एक लूप चलता रहता है। ये वैल्यू इसकी चेंज करता है, ये वैल्यू यहाँ से आप गेट कर लेते हैं, जहां पर भी आप इस ओपन लिखेंगे आपको नई वाली वैल्यू मिल जाएगी। एक तो इसका तो ये वैल्यू चेंज करने का जो है वो है प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज़ हमें ये मिलती है जो कि हुक होने का फायदा है इससे। वो ये है कि ये आपके पूरे के पूरे कंपोनेंट को रिफ्रेश कर देती है। इसको कहते हैं री रेंडर करना। ठीक है, तो री रेंडर कर देती है। ये जैसी वैल्यू चेंज होती है इसकी, तो पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है वो दोबारा से री रेंडर हो जाता है।
तो चलें, ये बटन बना लिया हमने। इस बटन को अभी हमने बंद भी रखा है, फॉल्स। यहाँ पर एक फंक्शन चलाते हैं, और इस फंक्शन को कहते हैं कि सेट इज ओपन को क्या कर दो। सेट इज ओपन में ट्रू है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का काम यही तो होता है, ट्रू को फॉल्स बना देना, फॉल्स को ट्रू बना देना। तो इस ओपन में फॉल्स लिखा है, उससे पहले आपने जब लिख दिया एक्सक्लेमेशन, तो फॉल्स को ट्रू बना देगा। और ये जो सेट ओपन है, अभी हमने बात की ना कि सेट ओपन वैल्यू चेंज कर देता है, जैसे ही ये ट्रू हो जाएगी वैल्यू, तो इस ओपन में ट्रू में लेता है आपको। तो मेरे ख्याल है ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने इसे ये ऑन ऑफ वाला बना लिया। तो अब जो है आगे करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलता है एक एरर। एरर आपको पता है क्यों मिलता है? क्योंकि ये एक यूज क्लाइंट लिखने के लिए हमें कहता है, और यूज क्लाइंट लिखने से हमारा जो ये सर्वर कंपोनेंट है ये क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। अगर हम स्पेलिंग सही लिखें तो फिर बन जाएगा। चलें, जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है फिग्मा की फाइल में आते हैं, और फिग्मा की फाइल में देखते हैं। तो ठीक है, ये है। अब इसके अंदर के जो वो है ना, क्या कहते हैं, नैवलिंग, जो इसे हमें दिखाना है, वो तो अभी ये नहीं दिखा रहा है हमें। तो उसको हमने पहले भी डिज़ाइन किया, बनाया है। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है ये ऑन ऑफ वाला बटन बन चुका है। ठीक है, और अगर मैं आपको डिटेल में जाकर दिखा नहीं रहा, वरना अगर मैं कंसोल करके दिखाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ट्रू हो जाता है, जब क्लिक करता हूँ तो ये फॉल्स हो जाता है। तो होगा ये लाजमी होगा ट्रू और फॉल्स, क्योंकि हमने फंक्शन लिखा है सही। अब जो है ये ऑन ऑफ वाला बटन तो बन गया। अब हमें करना ये है, अब हमें करना ये कि एक काम ये करते हैं, ये जो यू एल है, इस यू एल को मैं दिखाता हूँ एक कंडीशनल रेंडरिंग की हेल्प से। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एक कंडीशनल रेंडरिंग करता हूँ, इस यू एल को मैं गायब कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक्स करके मैंने कट कर लिया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अगर इज ओपन ट्रू है तो ये वाला जो राउंड ब्रैकेट है वो चले, और अगर फॉल्स है तो ये वाला राउंड ब्रैकेट चले। ये कंडीशनल रेंडरिंग के लिए मैंने बना लिया कि अगर इज ओपन ट्रू है तो ये वाला राउंड ब्रैकेट चले, अगर फॉल्स है तो ये वाला राउंड ब्रैकेट चले। ठीक है, अब ये जो चीज़ आपने लिखी है, इसको अगर आप ट्रुथी वैल्यू के हिसाब से देखें तो इस ओपन को इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगर वो ट्रू होगा तो वो खुद ब खुद चला देगा ये वाला राउंड ब्रैकेट, फॉल्स होगा तो ये खुद ब खुद चला देगा। तो इस तरह आपने लिख लिया। अब जो आपने कट करके अपने हाथ में रखा हुआ है वो फॉल्स वाले में रख देते हैं। फॉल्स वाले राउंड ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, रख दिया, और इसे नीचे भेज देते हैं। और जो ये आपका ट्रू वाला है, इस ट्रू वाले को भी हम सिमिलर, ये यूएल जो है, इस यूएल को, पूरे यूएल को कॉपी करके और इसके अंदर भी रख देते हैं। इसे ओपन करें और इसके अंदर भी रख दें। तो अभी इसको फॉर्मेट करूंगा तो ये किस तरह हमें नजर आएगा कि जब ये थोड़ा सा ज़्यादा ही फॉर्मेट हो गया, इसको ना ऐसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखें इज ओपन अगर ट्रू है तो ये वाला लिंक चला देना, और वैसे ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो होगा ये कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रू फॉल्स स्टेट को अपने चेंज कर रहा है। कभी जो ट्रू है तो फॉल्स हो जा रहा है, फॉल्स है तो ट्रू हो जा रहा है। और ये इस तरह कर क्यों रहा है? ये इस तरह इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने इससे छुपा दिया है, आपने इसे छुपा दिया है 768 से नीचे। अभी देखें हम 710 पर हैं,
ठीक है, और अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर 768 से नीचे आपने बोला है कि नैव के लिंक को छुपा देना। तो अब इसको जितनी दफ़ा भी क्लिक करते रहे, वो तो आपने लिख कर छुपा दिया, तो जाहिर है वो दिखेगा नहीं। इसे दिखाएं कैसे फिर? इसे दिखाने का तरीका ये है कि ये जो, अच्छा आप देखें यहाँ पर एल आई के ऊपर एरर आ रहे हैं, तो ये एरर असल में है नहीं, ये थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाएगा, तो ऐसा भी होता है। तो ना यहाँ पर देखें यू एल जो है, इस यू एल को एक आप क्लास दे दें, और वो क्लास कैसी क्लास होगी जो इस यूएल को नीचे वाले यूएल से डिफरेंट करेगी, डिफरेंट कर देगी। तो यहाँ पर आकर आप डॉलर साइन करली ब्रैकेट लगाकर इस स्टाइल्स करें। इस स्टाइल्स के बाद आप इससे दे दें एक्टिव, दे दें यहाँ पर एक्टिव क्लास दे दें। ठीक है, ये जो एक्टिव क्लास है, ये जो एक्टिव क्लास है ना, ये करेगा मेरा सारा काम। और एक और बात याद रखने है कि बस आपको यही चीज याद रखनी है कि एक्टिव के नाम के साथ जो भी मैं सीएसएस करूंगा, वो इस वाले यूएल के लिए मैं कर रहा हूँ, और नीचे तो एक्टिव है नहीं, है ना? तो एक्टिव को याद रखें, इसके नाम के साथ जो जो मैं कर रहा हूँ वो इसके लिए सीएसएस कर रहा हूँ मैं। तो एक्टिव को यहाँ से कॉपी करते हैं, और एक्टिव जो है वो जाहिर है हमें छोटी स्क्रीन पर ही नजर आता है, तो छोटी स्क्रीन के ऊपर ही टारगेट करते हैं इसे। अब ये जो एक्टिव है आपका, ये जो एक्टिव है, इस एक्टिव को सबसे पहले तो दिखाते हैं। तो इसे हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, या ब्लॉक भी कर सकते हैं, फ्लेक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें नजर आने लग गया, और जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये छुप जाएगा। और ये इस तरह हो क्यों रहा है? ये इस तरह इसलिए हो रहा है, दोबारा से अगर रिकॉल करें ना, तो इस बटन को ऑन ऑफ वाला बटन बनाया। अब हो सकता है ये ऑफ हो ना, अभी इनिशियल कंडीशन तो ऑफ थी इसकी। जब अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऑन हो गया। क्या ऑन हुआ? यूज स्टेट ने अपनी कंडीशन चेंज की, फॉल्स को ट्रू कर लिया। कैसे हुआ ये फॉल्स ट्रू? एक्सक्लेमेशन मार्क ने यहाँ पर करवा के दिया हमें, ये एक्सक्लेमेशन मार्क ने फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स बना दिया। तो स्टेट चेंज हुई, जब स्टेट चेंज हुई तो कंपोनेंट पूरा पूरा रीरेंडर होता है, आपको पता है। तो जब कंपोनेंट रीरेंडर हुआ तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी जाहिर है इसकी बारी भी तो आई होगी ना चलने की। नाम भी लिखा हुआ आया, और नाम के बाद इसकी बारी जब आई ना चलने की, तो यहाँ पर तो आपने बोला हुआ है कि इज ओपन अगर ट्रू हो तो ये वाला यूएल, इज ओपन अगर फॉल्स हो तो ये वाला यूएल। तो अगर वो ट्रू होगा तो वो आपको दिखा रहा है ये वाला यूएल। अब ये वाला यूएल जो है, उसके अंदर एक इज एक्टिव की क्लास लगी है, और इज एक्टिव जो है इसको हमने बोला है कि ये दिखना शुरू हो जाए। छुपा छुपा हुआ तो दोनों ही था ना, ये भी यूएल और ये वाला यूएल, ये दोनों ही डिस्प्ले नन हुआ बताओ। तो सिर्फ इस एक्टिव की क्लास लगाकर मैंने बोला कि ये दिखना शुरू हो जाए। तो ऐसा ही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो यूज सेट की वैल्यू फॉल्स होती है, तो वो नीचे वाला यूएल चला देता है, और जब ट्रू होती है तो ऊपर वाला यूएल चल जाता है। तो ये इस तरह। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इस एक्टिव को लगा लगा कर इसकी जो इस एक्टिव की जो क्लास है ना, इसे लगा कर जो है हम क्या करेंगे, इसकी सी एस एस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने कर लिया। अब इससे जो है मैं पोजीशन इसकी जो है वो एब्सोल्यूट कर देता हूँ। और मुझे असल में ना इससे यहाँ ये जो ब्लैक वाली, ये जो आपको इसका बॉटम नजर आ रहा है, इसके बॉटम के नीचे की जगह चाहिए। तो इसको मैंने हाइट दी होगी, हाइट हेडर को मैंने हाइट दी है 5.25 रैम। इसको कॉपी कर लेते हैं, और पोजीशन के नीचे यहाँ पर पेस्ट करके इसे कहते हैं कि भाई टॉप, इसके नीचे से बनाना शुरू कर दें। तो पोजीशन एब्सोल्यूट को मैंने टॉप दे दिया, अब लेफ्ट दे देते हैं, लेफ्ट को 0 कर देते हैं। तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, टॉप को सेट कर दिया, लेफ्ट को सेट कर दिया। अब और इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं हम, तो विड्थ दे देते हैं इसकी। विड्थ इसकी दे देता हूँ मैं 60%। और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं कोई भी एक रैंडम कलर, जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ
ये वाला कलर। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या बनकर आया। ये बनकर आया है। ठीक है। तो अब जो इसकी फ्लेक्स वाली जो बिहेवियर है ना, इसको चेंज करना है मुझे। डिस्प्ले फ्लेक्स को ऊपर ही यहाँ पर कह दें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन, ताकि वो ऐसे कॉलन में आ जाए ऊपर नीचे। ठीक है। अब इसके बीच का जो गैप है ना, वो देख कर ही ज्यादा लग रहा है। इसका गैप बढ़ाया होगा ऊपर कहीं। तो इसको देखने के लिए हम कहाँ पर चलेंगे। गैप की प्रॉपर्टी कहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। 30 का गैप है ये। नैव लेंथ को बोला है 30 का गैप लेना है। ठीक है, तो गैप की प्रॉपर्टी को कॉपी करें। नैव लेंथ यहाँ पर कहें, ये है नैव लेंथ जिसको दिखाया है हम। नैव लेंथ को, असल में जो नैव लेंथ है वो एक्टिव भी वही है। तो एक ही बात है ना, इसको दें या इसको दें, एक ही बात है। तो इधर ही गैप दे देते हैं। गैप को यहाँ पर लिखते हैं 30, और 30 गैप को हम करते हैं यहाँ पर 20 कर देते हैं। इसके गैप को देखते हैं कम होता है इससे। जी, इससे ये हो गया कम। तो इसके अंदर कुछ पैडिंग दे सकते हैं हम। इसके अंदर पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग जो है वो ऊपर नीचे से देना बेहतर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये 40, बल्कि पैडिंग को देते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना 20 पिक्सल ऊपर नीचे, और साइडों से जो है वो 10 पिक्सल ले लें। ठीक है। तो पैडिंग हमने दे दी, और इससे हम देते हैं ऊपर से हाइट देते हैं। विड्थ कहाँ लिखी है मैंने, ये है विड्थ। विड्थ के नीचे एक हाइट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसकी हाइट को मैं दे देता हूँ 100 VH की हाइट दे देते हैं। चलें अब देखते हैं। तो होम अबाउट पोर्टफोलियो सर्विसेज ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये थोड़ा नीचे है। मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे ऊपर ही देखना है इसे। तो गैप को कम करते हैं। गैप को हम 15 कर देते हैं। और जो मार्जिन है ऊपर नीचे, सॉरी पैडिंग, तो इससे भी हम 15 कर देते हैं। ज़्यादा है, इसे कम करते हैं। पैडिंग जो है वो मैं ऊपर से, मुझे पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने इससे ज़ीरो रख दिया तो फिर क्या होता है। ये कौन सा गैप ले रहा है मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना, ये इंस्पेक्शन करके देखते हैं। तो इस इंस्पेक्शन में ये वाला गैप आ रहा है। ये गैप जो है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इससे 100 VH का साइज दिया है, इसलिए ये ऊपर और नीचे इक्वल साइज ले रहा है। और बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ये, इसलिए आ रहा है। तो हमें असल में अपने हाइट को कम करने की ज़रूरत है। तो इसे इस तरह ओपन कर लेते हैं और इसकी हाइट को कम करते हैं। तो 100 VH को मैं कर लेता हूँ 70 VH।
चलें ठीक है, तो ये जो है वो हमने बना लिया, और इसके ऊपर होवर इफेक्ट जो इसके पुराने वाले में लगा था वो भी इसके ऊपर काम करते हैं। तो होम अबाउट पोर्टफोलियो सर्विसेज टेस्टिमोनियल यहाँ पर बना लिया है। और इसकी जो विड्थ है ना, वो विड्थ अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, इससे मैं 40% कर लेता हूँ। और 40% करने के बाद जो है इसके अंदर एक क्रॉस का आइकन लगा देते हैं। तो क्रॉस का जो आइकन है वो लेकर आते हैं रिएक्ट से, रिएक्ट आइकन से, और यहाँ पर लिखते हैं हम क्लोज। क्लोज का जो आइकन है वो ये वाला आइकन लेते हैं। इसे इंपोर्ट कर लें, कंपोनेंट में आ जाएं, और कंपोनेंट में सबसे ऊपर आकर यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर दें। इसका जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है वो हम ले लेते हैं। और सेल्फ क्लोजिंग टैग को मुझे लगाना है इस वाले यूएल के अंदर। तो जो सबसे ऊपर जो होम है ना, उसके भी ऊपर मुझे ये दिखाना है। तो ये मैंने लगा दिया। अब इसकी पोजीशन दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट क्लोज कर देते हैं सर। और यहाँ पर छोटी स्क्रीन के ऊपर ही यहाँ पर क्लोज को आप टारगेट करके कह सकते हैं कि ये अपनी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर ले। तो पोजीशन को एब्सोल्यूट करते ही वो अपने से बाहर वाला जो इसका पेरेंट है, मतलब इज एक्टिव इसका पेरेंट है, उसके हिसाब से चलेगा। तो इसका जो है पोजीशन एब्सोल्यूट, वो पोजीशन रिलेटिव की तरह बन जाएगा इसके लिए। तो पोजीशन एब्सोल्यूट जो है उससे अगर मैं कहूँ कि वो टॉप से ज़ीरो ले ले और राइट साइड से वो ज़ीरो हो जाए, तो वो अंदर वाले डिफ के टॉप और राइट पर ही ज़ीरो हो जाएगा। चलें ये रिफ्रेश हो जाए जब तक। तो पोजीशन एब्सोल्यूट ये जब तक हो जाता है तब तक हम इसे एक साइज भी दे देते हैं। तो इसका जो साइज है वो मैं रख देता हूँ 30। और कलर जो है इसके अंदर का जो कलर है उससे मैं ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि इज एक्टिव की क्लास भी है हमारे पास। इज एक्टिव की क्लास सीएसएस में इस एक्टिव की क्लास को कह देते हैं कि अंदर के कलर को ब्लैक कर लें। और जो इसका बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड जो है वो प्योर वाइट हो जाए। और अब ये रिफ्रेश हो जाए उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। देखें वो यहाँ पर ऊपर आ गया ना, और यहाँ पर लिंक्स भी आ गया आपके पास। तो इसे बस थोड़ा सा नीचे करके साइड में कर देते हैं। मतलब इसे मैं कहता हूँ कि टॉप से ये ले ले 10 पिक्सल, और राइट साइड से ये ले ले 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलूँ मैं, ये भी तो वही वाला बटन है ना जो ऑन ऑफ की तरह ही काम करता है। तो ऑन ऑफ कर कौन रहा है, वो तो ये वाला स्टेट जो है वो करता है। तो इस स्टेट के अंदर जैसे आपने इससे यूज किया है ना, सेट इज ओपन को यूज किया है आपने किस काम के लिए? आपने सेट इज ओपन को किस काम के लिए यूज किया है? क्लोज को सॉरी फॉल्स को ट्रू बनाने के लिए, ट्रू को फॉल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी आप इससे यही कह दें। यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट मैंने आपको बताया कहीं भी लगा सकते हैं। ऑन क्लिक को बनाए, अंदर बनाए एक एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में बना दें सेट इज ओपन को ये क्या कर दे, ये फॉल्स कर दें। और ये फॉल्स करेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा, इसकी चेकिंग होगी। जब चेकिंग होगी फॉल्स है तो नीचे वाला चल जाएगा। तो अब ये फंक्शनल हो चुका है। ठीक है, तो इससे मैं क्या करता हूँ, इससे मैं क्लोज करता हूँ। ये अभी रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, अपडेट हो जाए फिर क्लोज भी हो जाएगा। इस वाले के ऊपर तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। तो इसकी फंक्शनैलिटी पता है कैसी बनी, कि ये ओपन भी करता है ये क्लोज भी करता है। ये ओपन भी करता है ये क्लोज भी करता है। इसकी फंक्शनैलिटी कैसी बनी, कि ये सिर्फ क्लोज करता है। तो ये दोनों आपने बना लिया। इसको वाइट बैकग्राउंड मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसके पीछे का जो आने वाला सेक्शन है वो है ब्लैक कलर से।
तो इसीलिए इसको वाइट बैकग्राउंड दिया। अब इसके अंदर अगर आप चाहते हैं तो आप फ्रेमर मोशन भी लगा सकते हैं। तो फ्रेमर मोशन लगाने के लिए हमें यहाँ पर इस यूएल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा मोशन डॉट, और मोशन के ऊपर एरर आएगा, वो हमें खुद ही इससे इंपोर्ट करके दे देगा फ्रेमर मोशन से। तो इसके क्लोजिंग टैग के ऊपर भी आप लिख दें फ्रेमर मोशन डॉट, इसका रैंक टैग को नीचे करें, और यहाँ पर जो है आप इसे एट्रीब्यूट्स देते हैं। जैसे कि इसमें एक कंडीशन होती है इनिशियल की। इनिशियल जो है उससे आप क्या कहते हैं कि इसके अंदर CSS लिखकर आप ये बताते हैं कि ये छुपा हुआ हो, ओपेसिटी जीरो हो, और जो इसकी विड्थ है, विड्थ जो है वो भी जीरो हो। और इसके बाद की जो कंडीशन होती है वो होती है एनिमेट की। वाइल इन व्यू यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर एनिमेट आएगा। ठीक है, वाइल इन व्यू किस लिए आता है, जब आप अपने स्क्रॉल करके किसी चीज को सेट करना चाहते हैं तब आता है वो। तो ओबेसिटी 100, विड्थ 100%, 100% नहीं है विड्थ इसकी, इसकी विड्थ है 40%। विड्थ 40%। और ये जो है इससे आप देते हैं ट्रांजिशन, बता दें कि कितने टाइम में हुई है। ट्रांजिशन के अंदर आप देते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन आप बता दें इससे 0.2 सेकेंड बता दें, 0.2 सेकेंड। थोड़ा कम है, मुझे ऐसे ही इफेक्ट चाहिए जल्दी फटाफट वाला। और इसमें एक चीज और होती है कि ये एक जैसे ही क्लोज हो तब भी एनिमेशन लगे, आप ये चाहते हैं तो इसके अंदर आपको फ्रेमर मोशन एक चीज देता है, वो है एनिमेट प्रेजेंस के नाम से। तो ये जो है ये फ्रेमर मोशन में आपको मिल जाएगा, इसे भी अपडेट कर लें, एनिमेट प्रेजेंस के नाम से मिल जाएगा ये आपको। और इस एनिमेट प्रेजेंस को क्लोजिंग टैग बनाकर आप ये जो कर्ली ब्रैकेट है जो कि ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, इसके नीचे लिख लें। तो क्या होगा, अब वो ओपन होते हुए भी आपको मतलब एक इफेक्ट देगा, और क्लोज होते हुए भी इफेक्ट जो है वो देगा। तो देखते हैं इससे, तो ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसे अपडेट कर लेते हैं। ये हम सिर्फ और सिर्फ अपनी CSS की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, वरना हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप इसके इफेक्ट को देख रहे होंगे ना। जब मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये ऐसे फटाफट से गायब हो जाता है, जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये स्लाइड इन होकर आता है। तो ये तो बंद होते टाइम तो ये इस तरह नहीं कर रहा है, और ये प्रॉब्लम हमें पहले भी आई थी। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला था, इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला था कि जो मेरा ये है मोशन डॉट डेफ, इसके साथ हमें की के एट्रीब्यूट को भी यूज़ करना होता है। इसमें कुछ भी की एक्टिव। चलें, अब जो ये बनाएगा ना, तो अब ये आपको एनिमेशन दोनों साइडों से दिखाता है। ये रिफ्रेश करना पड़ेगा इससे हमें। मेरे ख्याल से दिखा तो रही है। ये इससे 2 सेकेंड करके देख लेते हैं। अच्छा, इसकी टाइप एक स्प्रिंग टाइप हमने उसमें यूज़ किया था ना, इसमें स्प्रिंग टाइप देकर देखते हैं कैसा लगता है। तो ये भी देख लेते हैं स्प्रिंग टाइप भी। तो यहाँ पर जब आप एनिमेट प्रेजेंस का यूज़ करते हैं ना, तो आप इसलिए यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि जब आप अपनी एनिमेशन को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं,
तब उस वक्त आप उसकी कंडीशन जो है वो एनिमेशन वाली रखना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि फटाफट से बंद हो जाए। तो यहाँ पर जब आप डिफाइन करते हैं ना इनिशियल को, तो ये तो एनिमेशन से पहले वाली हालत होती है। एनिमेशन होने के बाद कैसी दिखे आपको, ये वो वाली कंडीशन है। कितनी देर में हो ये वाली चीज, यहाँ से इस कंडीशन से इस कंडीशन में कितनी देर में पहुंचे ये आप यहाँ पर बताते हैं। इसके अंदर एक चीज होता है एग्जिट। ये जो एग्जिट है ना, ये भी आप बताते हैं किसके लिए, होने के लिए। तो क्लोजिंग जो है वो, उसको हम इनिशियल कंडीशन पर दे देते हैं। मतलब जब मैं क्लोज करूं तो ओपेसिटी जीरो हो जाए और विड्थ जो है वो उसकी जीरो हो जाए। तो अब जो है ये, इससे काम करना चाहिए, देखते हैं कि ये अब ये काम करता है या नहीं। तो इससे मैंने ओपन किया और इसे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, दोनों साइडों से एनिमेशन इफेक्ट आ गया। तो अब जो है हम आगे चलते हैं, और अगला जो मेरा सेक्शन है, उस सेक्शन को मैं ओपन करता हूँ। पेज डॉट टी एस एक्स में आता हूँ मैं, और हीरो सेक्शन को ओपन करते हैं। तो हीरो सेक्शन को मैंने ओपन कर लिया है, और अपने फिग्मा की फाइल में चलते हैं। फिग्मा की जो फाइल है, इसमें हीरो सेक्शन इस तरह दिखता है, ठीक है। तो हमने भी अनकमेंट कर लिया है, वेट करते हैं ये आ जाए। उसके बाद जो है फिर 768 की स्क्रीन पर, 768 की जो स्क्रीन है उस पर हम ये किस तरह दिखाते हैं। तो ये वाइट स्क्रीन जो साइड में आ रही है, इस वाइट स्क्रीन का सॉल्यूशन ये है कि आप ग्लोबल डॉट सी एस एस में जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर लगाएं एच टी एम एल का टैग बॉडी के साथ, और इसे कह दें ओवरफ्लो एक्स में हिडन। तो अब क्या है ना, ये वाइट स्क्रीन आपको, अच्छा जी, तो यहाँ पर ना अभी ये वाला जो सेक्शन है मेरा, इस सेक्शन को, जो वाइट स्क्रीन आ रही थी उसको भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब वो वाइट स्क्रीन का जो मसला है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे किया, ग्लोबल डॉट सी एस एस में गया, एच टी एम एल लिखकर कॉमा लगाकर बॉडी से पहले, और ओवरफ्लो एक्स को हिडन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आते हैं यहाँ पर अपने फिग्मा की फाइल में, और फिग्मा की फाइल में तमाम चीज़ें एज इट इज़ हैं। यहाँ पर जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो आ रही है इसके अंदर, बिहेंस, ड्रिबल, अपवर्क और फ्रीलांसिंग के इस इमेज के ऊपर। हमारी इमेज जो है वो इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो इसे करते हैं 768। 768 में ये जो मेरी इमेजेस आ रही हैं, इन इमेजेस को सेट करना होगा। तो यहाँ पर पहले तो देखते हैं ये इमेज आ कहाँ से रही है। तो ग्लोबल डॉट सी एस एस को बंद करते हैं, हेडर को बंद करते हैं, हीरो सेक्शन के ऊपर F12 प्रेस करते हैं और नीचे आते हैं। तो ये डेव है जहाँ पर, ये भी डेव नहीं है बल्कि ये है डेव, बॉटम इमेज डेव के नाम से। इस बॉटम इमेज डेव के नाम को कॉपी करके ना, इसके CSS की फाइल साइड में ओपन करता हूँ, और इसके नाम को जो मैंने कॉपी किया था उसे ढूंढता हूँ, ये है, ठीक है। इसकी मीडिया क्यूरी लगाते हैं यहाँ पर, मीडिया मीडिया क्यूरी में सबसे पहले इससे मैक्स वर्थ बता देता हूँ मैं। और मैक्स वर्थ में मैं यहाँ पर 768 पिक्सल देकर यहाँ पर जो है बॉटम डेव के नाम को लिख देता हूँ। मुझे क्या, 100% वर्थ बिल्कुल ठीक है, बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है। पैडिंग का मसला हो सकता है, पैडिंग को कॉपी करके इसमें लेकर आते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स भी ठीक है, गैप का मसला भी हो सकता है, गैप को कॉपी करके नीचे लेकर आते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इसका कोई मसला नहीं है। अलाइन आइटम, इसका भी कोई मसला नहीं है। इन दोनों को हमें चेंज करना है। अब ये है कितने, वो फिग्मा की फाइल से देख लेते हैं। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे नजर आता है 29 का गैप है इसमें। ऊपर कितना गैप है, 8 पिक्सल, साइडों में कितना गैप है, 29, मतलब हॉरिजॉन्टली 29 का गैप है, ऊपर जो है वो क्या है, 8 पिक्सल का गैप है। तो पैडिंग को ऊपर नीचे कितना है, 8 पिक्सल का गैप है। तो इसे हम सही करते हैं, ऊपर नीचे 8 पिक्सल का गैप, और साइडों में
29 पिक्सल का गैप। और जो ये गैप है इसे भी आपको चेंज करना होगा, तो आप इसे भी 145 से कर लें 29 पिक्सल। देखते हैं क्या रिजल्ट बना है इसका। बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे यहाँ पर है वैसे ही हो गया ये। ठीक है, अब इस सेक्शन का काम हो गया खत्म। अब इससे बंद करते हैं हीरो सेक्शन को और आगे चलते हैं। तो जो मेरा अबाउट सेक्शन है, इस अबाउट सेक्शन को मैं अनकमेंट करता हूँ, इस पर F12 प्रेस करता हूँ, और इसकी जो CSS की फाइल है इसे भी साइड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम अपने वेब पेज पर चलते हैं और देखते हैं अबाउट सेक्शन को। जी, 5,000 साल के बाद जो ये हमारे पास आया है, इसमें जो है अब ये इस तरह दिख रहे हैं, तो अब हमें इसे इस कंडीशन में लेकर आने हैं। तो इसे इस तरह कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि बनाया है कैसे हमने। तो यहाँ पर अबाउट है, अबाउट के अंदर एक लेफ्ट डिव है और एक राइट डिव है। तो इससे हम यहाँ से, एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों अबाउट के अंदर। अबाउट के अंदर आए, अबाउट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम अपना मीडिया क्यूरी यहाँ पर लगाते हैं, और मीडिया क्यूरी लगाकर फिर देखते हैं अबाउट में से क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से लेकर आनी है। तो मैक्स विड्थ 768 पिक्सल, इसमें इस पूरे अबाउट को कॉपी करके यहाँ पर नीचे लाकर इसके अंदर लिख लें। इसमें से अब 100% विड्थ नहीं, हमें ऊपर वाली ही अप्लाई हो जाएगी, उसमें चेंजिंग नहीं करनी है। बैकग्राउंड कलर में भी कोई चेंजिंग नहीं है। पैडिंग हो सकता है हम चेंज करें, डिस्प्ले फ्लेक्स ही है ये, डिस्प्ले फ्लेक्स ही है ये। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये भी ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर, ये भी ठीक है। तो इन दोनों का काम तो हमें नहीं है, सिर्फ पैडिंग चाहिए बस। अब पैडिंग जो है वो फिग्मा की फाइल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ फिग्मा की फाइल में पैडिंग है, ऊपर 60 है और नीचे 160 है और साइडों में 40 है। ठीक है, तो इसे हम ऊपर नीचे की तरफ से ही देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं। ऊपर है ये 60 की पैडिंग, साइडों में 40 पिक्सल, नीचे है 160 पिक्सल, और फिर साइड में 40 पिक्सल। रैम में कन्वर्ट कर दिया, और हम यहाँ पर आ गए। अभी भी उसकी शक्ल इस तरह तो नहीं आई है। तो इसके अंदर दो डिव है, एक है लेफ्ट डिव, एक है राइट डिव। तो ये जो मेरा लेफ्ट वाला डिव है, इसकी जो विड्थ है, वो विड्थ मैंने रखी होगी यहाँ पर। अगर हम CSS में आकर ढूंढें लेफ्ट डिव को, बॉटम लेफ्ट डिव, बिल्कुल यहाँ पर भी इससे विड्थ दी है हमने। तो इसको आप कॉपी कर लें, और कॉपी करके मीडिया क्यूरी के अंदर ले आएं। यहाँ पर इसकी विड्थ क्या है, 347, मतलब 345 347 के करीब है ये। तो परसेंटेज को अगर आप यहाँ से रिमूव करके करते हैं 347, अगर आपको परसेंटेज में भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उसका उसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी थी, दोबारा आपको दिखा देता हूँ। आपके अगर स्क्रीन साइज, अगर आपकी स्क्रीन साइज है 768, तो आप इस तरह करें कि 347 को डिवाइड करें 768 से, और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो 45182 को कॉपी कर लें, और यहाँ से आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं इस तरह, एक ही बात है। तो विड्थ इसकी सेट हो गई। अब विड्थ सेट करने के बाद जो है, अभी भी ये सही नहीं हुआ। अब इसकी ये वाली जो डिव है ना, इस डिव को देखते हैं, हमने कुछ तो ऐसा किया है जो उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो इफेक्ट है वो, सबसे पहले तो मुझे ये याद आता है कि राइट डिफ को, यहाँ से आपको भी याद होगा, यहाँ से मैंने X50 दिया था, तो X50 को X0 कर देते हैं। तो ये राइट डिफ के अंदर किया मैंने, इससे क्या इफेक्ट हुआ, इससे इसे थोड़ा ये और करीब हो गया। अच्छा, चलें अब कैसे देखें कि ये जो है
इतने करीब करीब क्यों आ रहे हैं? तो राइट राइट डिव को यहाँ पर ये देखें ना, मार्जिन दिया हुआ है मैंने, और 11 रैम दिया हुआ है मार्जिन। इस मार्जिन को कम करते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी करें, मीडिया क्यूरी के अंदर लेकर आए, और यहाँ पर आप लिखें इस मार्जिन को, तो पहले देखें ये बनता कितना है। 130 बनता है ये। एक सेकेंड। 190 बनता है ये। अच्छा, इससे आप मार्जिन ज़ीरो कर दें, मार्जिन राइट ज़ीरो। इससे क्या होता है देखते हैं। पिक्चर, थोड़ी सी पिक्चर छोटी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से वो पिक्चर थोड़ी छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। IMG को मैं डायरेक्ट भी ऐसे बोल सकता हूँ कि वो पिक्चर छोटी कर दे। तो यहाँ पर एक क्लास नेम दे दें, और इस स्टाइल्स यहाँ पर लिख कर ना IMG इसका एक नाम दे दें। IMG को टारगेट कर लिया मीडिया क्यूरी के अंदर, और मीडिया क्यूरी में IMG की विड्थ आप डिफाइन कर दें 350 पिक्सल। 400 तो वो पहले ही है ना, वहाँ पर 350, 50 कम कर दिया मैंने। देखते हैं। ठीक है, अब इससे और भी कम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इस डिव की बारी है, तो ये डिव जो है वो हमें कैसे मिलता है देखते हैं। इससे बंद करते हैं, और इससे भी बंद करते हैं, सेक्शन का काम खत्म। बॉटम इमेज डिव की बारी है। बॉटम इमेज डिव को F12 से ओपन करते हैं, और ये मेरा बॉटम इमेज डिव है। इसे मैं देखता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये किस तरह मुझे नजर आते हैं। इसके साइज का मसला है, बाकी तो ये सही नजर आ रहा है मुझे। तो इसके साइजेस देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या है। ऊपर और नीचे पैडिंग से मेरे ख्याल है ये कंट्रोल कर सकते हैं हम इसे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये अबाउट बॉटम इमेज के नाम से कुछ। तो इसके CSS को यहाँ पर साइड में ओपन करते हैं। एक ही है इसके अंदर, एक ही टारगेट हुआ हुआ है। तो मीडिया क्यूरी लगाते हैं, और यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। और यहाँ पर जो है हम इस क्लास को टारगेट कर लेते हैं। अच्छा, इस क्लास के अंदर पैडिंग दी है, तो यहाँ पर भी मुझे पैडिंग को ही कंट्रोल करना है। पैडिंग यहाँ से हम फिग्मा की फाइल से देखते हैं, ऊपर 20 पैडिंग है, साइडों में ज़ीरो है, और यहाँ पर भी ज़ीरो ही है। तो इस तरह करते हैं कि पैडिंग जो है ना वो ऊपर नीचे की जो पैडिंग है वो यहाँ पर है 20 पिक्सल, और साइडों की जो पैडिंग है वो है 0 पिक्सल। तो पैडिंग को हम यहाँ से सेट करके देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर। ठीक है, अब इनके इनके बीच का गैप जो है वो भी हमें कम करना पड़ेगा। तो ये जो 4 रैम का गैप है ना, इस गैप की प्रॉपर्टी को भी इसके अंदर लेकर आए मीडिया क्यूरी में। और फिग्मा की फाइल से देखें, इससे डबल क्लिक किया HTML को, और ऑल्ट के बटन को प्रेस करके बाहर निकला तो 3.7। तो गैप मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, 0 रैम कर देता हूँ, और फिर देखता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर। देखें हो गया ना सही। अभी ऐसे करके देखते हैं, एनिमेशन भी सही अप्लाई हो रही है। आगे चलते हैं। ये बंद किया, और पोर्टफोलियो अपने page.tsx में आने के बाद पोर्टफोलियो को अनकमेंट किया, और F12 को प्रेस किया, तो इसके कंपोनेंट को हमने ओपन कर लिया। अब वेट करते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट CSS की फाइल को बराबर में यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, और वेट करते हैं कंपोनेंट लोड हो जाए। उसके बाद फिर देखते हैं क्या एरर है इसमें। फिग्मा की फाइल में ये कंपोनेंट कुछ इस तरह दिखता है। इसमें कोई काम है नहीं वैसे, सिर्फ हमें कार्ड्स को अपने दो दिखाना है। मेरे ख्याल से ये जो कार्ड है वो हमने 3 कार्ड्स शो करवाए हुए हैं इसमें, तो हमें 2 कार्ड शो करवाने हैं। तो
यह है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में मुझे याद है मैंने 3 कार्ड शो करवाए हैं, मुझे 2 कार्ड शो करवाने हैं। चलेंगे, तो जब तक लोड हो रहा है हम आते हैं अपने पोर्टफोलियो की सीएसएस में। यहाँ पर ढूंढते हैं ऐसा क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है गेट टेम्पलेट कॉलन repeat 3 FR, ये लिखा है। तो गेट टेम्पलेट कॉलन repeat 3 FR जो यहाँ पर आपने लिखा है, इसको आप 2 FR 3 को 2 कर लें मीडिया क्यूरी में। मीडिया क्यूरी मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। और यहाँ पर आकर आप इस वाली, बल्कि पहले तो ये क्लास का जो नाम है वो टारगेट करेंगे। और उसके अंदर हम इस वाली लाइन को कॉपी करके लेकर आते हैं। और इस लाइन में हम लिख देते हैं 2 दफ़ा रिपीट करो 1 FR के हिसाब से। और जो गैप है, इसके अंदर गैप भी है, तो हो सकता है गैप की भी हमें ज़रूरत पड़े। गैप फिग्मा की फाइल से देख ही लेते हैं यहाँ पर ना। डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, और ऑल्ट के बटन को प्रेस करके जब बाहर जाता हूँ तो 112 का गैप है, और यहाँ पर 95 है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 112 का गैप रख लेते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स भी अब हमें 2 शो हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से ना 112 का गैप जो है उन्होंने दिया हुआ है, तो वो गैप भी इसके हिसाब से ही हमें रखना पड़ेगा। 112 का जो गैप है इसके हिसाब से हमने इसे फॉलो किया है। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है, पोर्टफोलियो का काम तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है सर्विसेज। इस सर्विसेज को ओपन करते हैं। और सर्विसेज जो है इसकी वहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। सर्विसेज की सीएसएस को यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। और सर्विसेज की ये सीएसएस में पहले ही मुझे पता है यहाँ पर मुझे क्या करना होगा। 4 कार्ड नज़र आ रहे हैं, इसे 2 करना होगा। तो मीडिया क्यूरी लगा लें, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। और यहाँ पर जो सर्विसेज कार्ड डिव है इसे आप टारगेट करके इसे कॉपी करें, और इसे repeat 1 FR के हिसाब से कर दें। तो इसकी चेंजिंग वो जब लोड हो जाएगा तो हमें दिखा ही देगा। एक दफ़ा और रीलोड करते हैं इसे। ठीक है, सही हो गया। तो बड़ी स्क्रीन जो है, बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये 4 कार्ड नज़र आते हैं हमें। और छोटी स्क्रीन 768 के ऊपर हमें वो इस तरह दिखाते हैं। ठीक है, यही रिक्वायरमेंट हमारी इसकी भी है। तो उसके बाद जो है अब आ जाते हैं इसमें टेस्टिमोनियल में। तो टेस्टिमोनियल जो इसे बंद करें, टेस्टिमोनियल को यहाँ से ओपन करते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, बहुत टाइम ले रहा है ये, तो इन सबको ना एक साथ ही ओपन कर लेते हैं। और और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। वो हमें इसका कंपोनेंट ओपन करके देगा। और इसकी सीएसएस को, इसके साथ को करने का क्या तरीका होगा। अगर यहाँ पर हमने कितने कार्ड्स दिखाए थे, यहाँ पर हमने दिखाए थे 3 कार्ड्स दिखाया तरह दिखाया था। यहाँ पर कोई ऐसा कोड मुझे नज़र नहीं आ रहा, 2 FR 1 FR जैसा कुछ भी। तो या ग्रिड भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कंपोनेंट में हमने एक चलाया था कंपोनेंट टेस्टिमोनियल कार्ड के नाम से। और ये जो कंपोनेंट है इसके ऊपर F12 जब मैं आके प्रेस करता हूँ तो इसका कंपोनेंट ओपन हो जाएगा। इसकी सीएसएस की फाइल इसके साइड में रखते हैं। इसकी सीएसएस की फाइल में कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर मुझे दिख जाए, जैसे कि कार्ड की विड्थ, हाँ कार्ड की विड्थ।
कार्ड की विड्थ को मैंने बोला है ना कि 100 में से 64 माइनस हो और डिवाइड हो जाए 3 कार्ड में। इसको टारगेट करना है असल में हमें। तो कैसे करेंगे? एट द रेट मीडिया क्यूरी और मैक्स विड्थ कर करके अब इतना तो पता चल ही गया है कि किससे कंट्रोल होगी ये चीज़ें। तो कार्ड्स के नाम को टारगेट करें, यहाँ से यहाँ पर लिखें कैलकुलेशन, यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर कैलकुलेशन लिखें। अब हमें ना फिग्मा की फाइल में गैप को देखना पड़ेगा, दोनों कार्ड के बीच में कितना गैप है। तो दोनों कार्ड के बीच में जो गैप है वो, जैसे मैं अगर इसको डबल क्लिक करूं और डबल क्लिक करूं तो उस एक कार्ड को मैंने पकड़ लिया, ऑल्ट के बटन को प्रेस करके बाहर निकलता हूं तो 32 का गैप है। तो एक दफ़ा 32 आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पर लिख दें 32। 100% में से एक दफ़ा 32 माइनस करो और दो कार्ड के अंदर डिवाइड कर दो जो भी बचता है 100% में से। और कोई गैप वैप तो नहीं दिया यहाँ पर, मार्जिन राइट दिया है 32। तो 32 ठीक है मार्जिन राइट। देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है यहाँ पर। तो टेस्टिमोनियल भी ठीक हो गया। अगर मैं ये, क्योंकि ये चल रहा है, अगर मैं इसे पकड़ के बीच में लेकर आऊँ ना, तो देखें ये दो कार्ड को सेट कर दिया इसने। दो कार्ड को सेट कर दिया इसने, तो क्योंकि वो रनिंग स्टेट में, तो इसीलिए वो आपको इस तरह दिखता है। तो मतलब ये ठीक है। अब जो है कांटेक्ट मी के सेक्शन की बारी है। तो इससे बंद करें, टेस्टिमोनियल के तमाम टैब को मैंने क्लोज कर दिया। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर पेज.tsx में कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आकर F12 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर CSS को टारगेट कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने CSS यहाँ पर लिखी है, इस CSS के अंदर जो है हमें मिलता है ये सब कुछ। कॉन्टैक्ट मी, पैराग्राफ, यहाँ पर कुछ ये चीज़ें लिखी हैं लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर। इससे सेट करना है और इसे सेट करना है फिग्मा की फाइल के हिसाब से। तो फिग्मा की फाइल में जो है ना वो है ऊपर नीचे। ठीक है, करते हैं। तो लेफ्ट वाले को और राइट वाले को डिस्प्ले, मेरे ख्याल से इसकी डिस्प्ले को चेंज करने की ज़रूरत है आपको। ढूंढेंगे कैसे? तो कंपोनेंट में आते हैं, देखते हैं कैसे बनाया था। बहुत सारे डिव 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 बने हुए हैं। राइट वाले को क्लोज कर दें और यहाँ पर समझते हैं। देखें, एक है डिव, उसके अंदर है दो डिव, एक है राइट पर और एक है लेफ्ट पर। तो ये जो पेरेंट डिव है ना, इस पेरेंट डिव का नाम है कॉन्टेक्ट अस बॉटम डिव। तो इसको आप फाइंड कर लें, यहाँ पर है। इससे आपने बोला है डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, गैप दिया है, विड्थ दी है, मार्जिन ऑटो दिया है। इससे ही हमें करना है टारगेट। तो कैसे करेंगे टारगेट? आप इसके पूरे को तो कंट्रोल C से कॉपी करके रख लें और सबसे नीचे आ जाएं और मीडिया क्यूरी लगा लें यहाँ पर। और यहाँ पर पेस्ट कर दें। मार्जिन ऑटो की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें विड्थ को भी चेंज नहीं करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स को भी हमें चेंज नहीं करना है। गैप की हो सकता है हमें ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन मैं यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन को लिखना चाहता हूँ, कॉलन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसको कॉलन करने का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर। जी, कॉलन करने का इफेक्ट तो हुआ। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा स्क्रीन छोटी कर देता हूँ आपके लिए, 75% पे कर दूँ, 50% पे कर दूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा देख पाएंगे ना इससे कि ये क्या है। मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, कोई पैडिंग लगी हुई है इसके अंदर, जो कि इसको यहाँ से दूर कर रही है, इस जगह से दूर कर रही है। ये वाली जो पैडिंग है ना, ये वाली पैडिंग, अगर हम इसे डबल क्लिक करें तो यहाँ पर है 32 है। ये पैडिंग जो है 32 है। 32 ऊपर है 160 और नीचे भी 160 ही होगा। हाँ बिल्कुल, 32। तो ये वाली पैडिंग कहाँ से मिलेगी हमें? सबसे ऊपर अगर जाएं, यहाँ पर है इस जगह पर। तो इस पूरे, इसको ही कॉपी कर लें, कॉन्टेक्टर्स के पूरे डेफ को। सबसे नीचे आ जाएं, मीडिया क्यूरी के अंदर आए, यहाँ पर ऊपर आकर इसे पेस्ट कर दें। क्या हमें विड्थ को चेंज करना है? नहीं। बैकग्राउंड कलर? नहीं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर? नहीं। सिर्फ पैडिंग को हमें चेंज करना है। तो पैडिंग को सबसे पहले तो इसके अंदर चेंज करें। ऊपर क्या है? ऊपर है 160, तो इससे 160 कर लें। साइडों में क्या है? 32। राइट साइड 32, फिर नीचे 160, फिर लेफ्ट साइड 32। चलें, ये कर लिया। और अभी गैप
देखते हैं गैप कितना है, वो भी देखते हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर? इसका इफेक्ट बहुत सही हुआ है। इसका इफेक्ट हो गया, जैसे मैं चाह रहा था वैसे ही हो गया। तो आप अगर ये चाहते हैं कि नीचे वाला जो है वो इस तरह आ जाए, तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं। इन दोनों को कॉलन में कर सकते हैं आप, लेकिन मेरे ख्याल है कि इस तरह ही बेहतर है। तो योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट, और ये इस तरह ही बेहतर है। मैं इस तरह ही रहने देता हूँ मैं। तो मैंने इसे रिस्पॉन्सिव कर लिया बड़ी स्क्रीन के ऊपर और छोटी स्क्रीन के ऊपर। तो छोटी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास नेविगेशन भी ओपन होता है। ठीक है, तो फिग्मा की फाइल से बाहर जाते हैं, इससे भी छोटी वाली स्क्रीन पर जाते हैं। तो इसके सेक्शंस को मैंने ना ब्रेक कर दिया था, अलग अलग करके ना इसको मैंने ब्रेक कर दिया था। तो इससे मैं इस तरह करता हूँ कि सेक्शन तो हमें पता ही है ना कौन कौन से हैं। तो सबसे ऊपर चलते हैं, अपने वेबसाइट पर आते हैं और सबसे ऊपर चलते हैं। अच्छा देखें, तो यहाँ तक जो है ना हमने इससे 768 पर तो बना लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन के ऊपर। जो मेरी दूसरी स्क्रीन है फिग्मा की फाइल में, वो है 390। तो 390 वाला जो सेक्शन है ना, वो आपको ऐसे सेपरेट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ये सेपरेट मैंने किया था इसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा था, इसलिए मैंने सेपरेट किया था। लेकिन सेक्शंस में ही ये इसकी सेपरेशन हुई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो सेक्शन है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 390 की स्क्रीन है, तो हम अपनी वेबसाइट को भी लेकर जाते हैं सबसे पहले 390 पर। 390 पर मैं इसे सेट करता हूँ। तो जब आप 390 पर आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर इस तरह, ये भी वर्किंग में है, ठीक है। इस तरह चीज़ें कुछ नज़र आती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो नाम के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो है वो, ये मेरा ऐड हुआ हुआ है ना, इसलिए जो है मेरा और ये वाला जो नाम है ये इसलिए इस तरह दिख रहा है। तो हम इसे चेंज तो नहीं करेंगे इसे। और ये बहुत सही तरीके से देखेंगे, नीचे वाली लाइन में रैप होके खुद ही आ जाता है। ये जो टाइपराइटर इफेक्ट है, बटन भी सही है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है इसका। तो ये हमने देखा था कि इसे हम किस तरह सेट करते हैं, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का गैप क्या है? 30। और साइडों का गैप क्या है? 20 है। ऊपर क्या है? 4 पिक्सल है। तो हीरो सेक्शन को ओपन करते हैं। हीरो सेक्शन में इसकी CSS को यहाँ पर इसके साइड में रखते हैं और मीडिया क्यूरी बनाते हैं एक सबसे पहले। यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। इस मीडिया क्यूरी को मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर इसे 390 बना देता हूँ। तो 390 पिक्सल पर बॉटम डिव जो है उसकी पैडिंग और कैप, इससे ही हमें ठीक करना है। बॉटम मैं देख लेता हूँ, बॉटम इमेज डिव ये है क्या। बॉटम इमेज डिव जो है वो इमेजेस है, मुझे ये सेट नहीं करना है, मुझे करना है सोशल आइकन डिव सेट। सोशल आइकन डिव के नाम को कॉपी करते हैं और यहाँ पर डॉट लगाकर पेस्ट कर देते हैं और इसे टारगेट करते हैं 390 पर। तो सोशल आइकन डिव को पहले हम रीड भी कर लेते हैं ऊपर से कि यहाँ पर है क्या। तो सोशल आइकन डिव में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इस पूरे को कॉपी कर लें, यहाँ पर नीचे लाकर रख लेते हैं। तो क्या हमें मार्जिन ऑटो पर काम करना है? नहीं। पैडिंग हो, हाँ हमें पैडिंग पर हो सकता है काम करना हो। डिस्प्ले कि हमें डिस्प्ले से कोई लेना देना नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट भी नहीं चाहिए, अलाइन आइटम भी नहीं, बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस भी नहीं चाहिए, मार्जिन टॉप भी नहीं चाहिए, मार्जिन बॉटम भी नहीं चाहिए। दो चीज़ें चाहिए बस। तो पैडिंग को लेकर आते हैं। पैडिंग को सबसे पहले इस पूरे को सेलेक्ट करके आप पिक्सल में कन्वर्ट करें। उसके बाद ऊपर नीचे की पैडिंग है 4 पिक्सल, साइडों की पैडिंग है 20 पिक्सल, गैप है 30 का। देखते हैं हम, वेट करते हैं, ये रिफ्रेश हो जाएगा तो फिर हमें। ठीक है, ये सेट हो गया।
अब हम इसके नीचे वाले सेक्शन को देखते हैं। तो इसके नीचे वाला जो सेक्शन है इसका काम खत्म, इतना ही था ये। इसके नीचे वाला जो सेक्शन है वो अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन को फिग्मा की फाइल में देखते हैं कहाँ पर है अबाउट सेक्शन। तो अबाउट सेक्शन के बाद ना एक ये भी है, बॉटम इमेज। तो इस बॉटम इमेज में डिस्प्ले फ्लेक्स के ऊपर जो चीज़ें आ रही थी वो हमने उसे कन्वर्ट करके डिस्प्ले नीचे भी, दो इमेजेस ऊपर और दो इमेजेस नीचे कर दिए। तो इसे भी सेट कर लेते हैं पहले। तो अब जो सेक्शन मैंने बंद कर दिया उससे खोलने का क्या तरीका है, या तो है कि पेज डॉट टीएसएक्स में चले जाऊं, जाकर वहां से ओपन कर लूं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट टी के बटन को 2 दफ़ा प्रेस करूं तो वो मुझे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें खोल के दे देगा। एक ही दफ़ा प्रेस करना था, सभी कुछ उसने ओपन करके दे दिया। चलें अब हीरो सेक्शन में वापस आते हैं। हीरो सेक्शन के सीएसएस को वापस से यहाँ से ओपन करते हैं और नीचे आ जाते हैं। नीचे सीएसएस में आ गए हम। तो ये जो है ना, बॉटम इमेज डिव, इस पर अब हमें काम करना है। तो सोशल आइकन के नीचे यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर लें। 390 वाले मीडिया क्यूरी में मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब देखें, ये जो है ये डिस्प्ले फ्लेक्स की तरह काम कर रहा है। बॉटम इमेज डिव को मैं डबल क्लिक करके ऊपर अगर ढूंढूं तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज ये वाली हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी में पैडिंग और डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो लगा है और गैप भी मौजूद है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, पैडिंग है, डिस्प्ले फ्लेक्स है और गैप भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे यहाँ पर सबसे पहले करना ये है कि आउटर आउटर जो डिव है ना उसके गैप को सबसे पहले कंसिडर करना है। 20 पिक्सल का गैप यहाँ है, 20 का यहाँ है, ऊपर 10 है। तो पहले ये बनाते हैं, ऊपर नीचे 10 पिक्सल और साइडों में 20 पिक्सल। गैप कितना है, तो इसका जो गैप है उसके गैप को हम रखते हैं, ऑटो करके देखते हैं गैप को। और इससे मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ फ्लेक्स रैप, और रैप करके देखते हैं इससे कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जैसा वहां पर बना हुआ है वैसा ही यहाँ पर बन गया। और ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि जब आपने ऐसे बोला ना कि डिस्प्ले फ्लेक्स पर हो जाए तो ये एक ही लाइन में डिस्प्ले फ्लेक्स के ऊपर ये बनाता है। लेकिन जब आप इसे फ्रीडम देते हैं कि आपका डिव यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, आप इससे फ्रीडम देते हैं कि जब डिव ख़त्म हो रहा है तो उसके आगे की चीज़ जो है वो नीचे वाली लाइन में बना दे। तो ये आपने फ्रीडम कैसे दी उसे? ये दी आपने फ्लेक्स रैप रैप लिखकर, कि वो उसे रैप कर दे नीचे वाली लाइन में। तो फिर इसने आपके हिसाब से बना कर दे दिया। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास है अबाउट डिव। अबाउट डिव जो है वो मेरा ये वाला है। इस अबाउट डिव में मुझे नज़र आता है कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन किया हुआ है, लेफ्ट डिव ऊपर राइट डिव को नीचे कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर गैप भी है, तो गैप को भी हम कंसिडर कर लेंगे। लेकिन पहले इसके कंपोनेंट को ओपन करते हैं। तो अबाउट सेक्शन को ओपन करते हैं, इसकी सी एस एस को लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक राइट डिव है, एक लेफ्ट डिव है। तो ये दोनों एक डिव के अंदर बन जाए जिसका नाम अबाउट रखा है आपने। अबाउट के अंदर है लेफ्ट और राइट, तो अबाउट के नाम को कॉपी कर लें और मीडिया क्यूरी लगा लेते हैं यहाँ पर। तो मीडिया क्यूरी जो है वो लगेगी विड्थ, मैक्सिमम विड्थ। तो ये जो मीडिया क्यूरी है, अब इसके ऊपर हमें काम करना है। सबसे पहले तो हम अबाउट वाले डिव जो कि सबसे ऊपर है इससे लेकर आते हैं इसके अंदर, यहाँ पर लाकर मैं रख देता हूँ। तो क्या हमें 100% से कोई काम चेंजिंग कोई करनी है? नहीं। बैकग्राउंड कलर नहीं, पैडिंग, हाँ पैडिंग हो सकता है हम चेंज करें। डिस्प्ले फ्लेक्स से भी हमें कुछ नहीं करना। जिससे भाई कंटेंट स्पेस बिटवीन को भी चेंज नहीं करना है, अलाइन आइटम को भी चेंज नहीं करना है, पैडिंग को करना है। अभी पैडिंग को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर 50 की पैडिंग ऊपर है और 50 की ज़ाहिर है नीचे होगी। साइडों में जो पैडिंग है वो है, साइडों की पैडिंग जो है वो हम यहाँ से, साइडों की मेरा ख्याल है कोई पैडिंग इसकी है नहीं, जीरो है यहाँ। ऊपर नीचे 10 है और साइडों की पैडिंग कोई नहीं है, तो यहाँ पर मैं जीरो कर देता हूँ इसे। और अब ऊपर नीचे है, लेफ्ट डिव ऊपर है, राइट डिव नीचे है। तो यहाँ पर इससे हम कहेंगे फ्लेक्स के डायरेक्शन को ये कॉलन कर ले। तो देखते हैं क्या बनाया है इसने। बिल्कुल ये
हो गया। लेकिन इसके अंदर मुझे ना लेफ्ट डिफ के अंदर ऐसा लगता है कि लेफ्ट डिफ जो है वो साइडों से ना बहुत श्रिंक हुआ हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो लेफ्ट डिफ के पास चलते हैं। लेफ्ट डिफ की विड्थ शायद यहाँ पर हमने इस तरह रखी है। अबाउट लेफ्ट डिफ की विड्थ रखी है हमने यहाँ पर। तो इस अबाउट लेफ्ट डिफ की विड्थ को अगर मैं यहाँ पर आकर इसकी विड्थ को 100% करूँ तो फिर क्या होगा देखते हैं। बेहतर है। तो आप इससे क्या कर लें, 90% पर कर लें ताकि थोड़ा सा वो साइडों से ना खुद से गैप ले लें। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो है इमेज भी बिल्कुल ठीक लगी हुई है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इसमें। तो ये भी वही है। इससे ट्राई करके देखते हैं ये हम किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इससे हम इस तरह करेंगे कि ये जो है बॉटम अबाउट बॉटम इमेज के नाम से है। इस सेक्शन का काम तो खत्म हो गया, हम इसे क्लोज कर सकते हैं। बॉटम अबाउट अबाउट बॉटम इमेज के नाम से है ये। तो F12 प्रेस करके इसे ओपन करता हूँ मैं और इसकी CSS को भी इसके साथ ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसकी CSS में मीडिया क्यूरी लगी मिलती है 768 वाली मीडिया क्यूरी। तो इसी मीडिया क्यूरी को कॉपी करके इसे 390 बना देते हैं पहले तो। 390। अब जो है इसके अंदर के पैडिंग को गैप को इन सबको हम मैनिपुलेट करते हैं। फिग्मा की फाइल ओपन करते हैं। फिग्मा की फाइल में देखते हैं कि यहाँ पर क्या पैडिंग है। तो ऊपर नीचे की जो पैडिंग है वो है 42 और साइडों से 0 है। तो 42 करते हैं इसे। 42 है 24 है? 42 है। और ऊपर ऊपर नीचे से 42 है, साइडों से 0 है। ठीक है, अच्छा गैप कितना है इन दोनों के दरमियान? 50 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 50 पिक्सल गैप देकर रैम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 50 पिक्सल और इसे कन्वर्ट कर लें रैम में। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे कहना है कि ये फ्लेक्स को रैप करे और रैप कर ले। तो देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। इसका इफेक्ट ये हुआ है। शायद मैंने इसे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी दी है। तो सबसे लास्ट वाला जो है वो दोनों कॉर्नर्स पर चला गया। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, शायद मैंने इसे दिया है वहाँ पर स्पेस बिटवीन। तो यहाँ से हमें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन को हटाकर कुछ और देना पड़ेगा। जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट। तो फ्लेक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी देते ही आपका लेआउट ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसे बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपकी फाइल में इसके नीचे क्या है, माई लास्ट वर्क मतलब पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके F12 प्रेस करें, इसकी CSS की फाइल यहाँ पर रखें और मीडिया क्यूरी भी एक यहाँ से कॉपी करके बना लें। आप यहाँ पर 390 वाली मीडिया क्यूरी बना लें। माई वर्क को देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। वैसे इसमें ही शायद हमें काम करना है, माई वर्क के अंदर ही। तो फिग्मा की फाइल में देखते हैं। माई लास्ट वर्क में वो ये बताता है एक ही कार्ड उसे दिखाना है। बाकी तो सारी चीज़ें सही हैं, एक ही कार्ड उसे दिखाना है। तो यहाँ पर कार्ड को ही टारगेट किया था 768 में भी, हमें 390 में भी इसे ही टारगेट करना है। सबसे पहले गैप। गैप हमें देना नहीं है, गैप हम 0 कर देंगे। और ग्रेड टेम्पलेट कॉलन, इससे हम बता देंगे कि भाई ये एक ही हो और 1FR का ही हो। तो देखते हैं किस तरह ये नज़र आता है हमें। चलें ठीक है, ये भी हो गया। आगे चलते हैं।
ये है सर्विसेज। सर्विसेज में हमें क्या करना है? सर्विसेज में हमें यहाँ पर एक एक कार्ड दिखाने हैं, और वो एक कार्ड दिखा भी रहा है। ओके, तो सर्विसेज के कंपोनेंट को ओपन करते हैं, और यहाँ पर इसके 786 वाले को कॉपी करके 390 बनाते हैं सबसे पहले तो। अब इससे 2FR को 1FR कर देते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर कोई। मेरे ख्याल से ये ठीक हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि लेफ़्ट साइड पर गैप थोड़ा ज़्यादा है। तो लेफ़्ट साइड का गैप जो है वो कहाँ से आ रहा होगा? सर्विसेज कार्ड्स। सर्विसेज कार्ड्स में यहाँ पर मैंने गैप दिया है 1 रैम। तो अगर मैं, ये मैंने गैप तो दिया है, लेकिन मार्जिन राइट तो नहीं दिया कहीं। पैडिंग, सर्विसेज को पैडिंग दिया। ये इस पैडिंग से हो रही है। तो इस सर्विसेज को कॉपी करें और 390 वाले में लेकर आए। अब वर्थ से हमें कोई काम नहीं है, बैकग्राउंड कलर से भी नहीं है, लाइन आइटम सेंटर से भी नहीं है। ये जो पैडिंग है ना, इस पैडिंग को ठीक करना है मुझे। फिग्मा की फाइल में देखते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसकी जो पैडिंग है वो बहुत ही माइनर सी पैडिंग होगी इसमें, 8 पिक्सल। ऊपर की पैडिंग को चेंज नहीं करते, साइडों की कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये है 2.5, 40 पिक्सल, और ये जो है ये भी 40 है। इसे 8 पिक्सल करना है मुझे। 8 पिक्सल कर देते हैं, और यहाँ पर भी इसे 8 पिक्सल कर देते हैं। 0.5 रैम। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, इसका लेआउट बिल्कुल उसके तरह ही हो गया जैसे हमारे पास फिग्मा में। अब इसके नीचे जो है वो टेस्टिमोनियल वाला कार्ड है, तो टेस्टिमोनियल वाले कार्ड को देखते हैं। टेस्टिमोनियल वाला कार्ड मुझे सिंगल ही दिखाना है, और एम्बला लगा है इसमें ना, तो एम्बला क्या है, वो लाइब्रेरी हॉरिजॉन्टल चलती रहेगी इस तरह ही है। तो टेस्टिमोनियल को ओपन करते हैं, इसे बंद करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल में एक ही कार्ड है, क्योंकि एम्बला लगा है ना इसमें, तो वो हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव होता रहेगा। तो सर्विसेज को बंद करते हैं, टेस्टिमोनियल को ओपन करते हैं। F12 प्रेस किया, ओपन हो गया। इसकी CSS यहाँ पर लाकर रखते हैं। मेरे ख्याल से इस CSS से हमें कोई काम नहीं है। इस एम्बला, ये जो कंपोनेंट है ना, इसके अंदर एक और कंपोनेंट चल रहा है कार्ड का। यहाँ से वो तमाम कार्ड्स आ रहे हैं जो कि एम्बला के अंदर चलाए थे हमने। तो इसको ओपन करते हैं। इसे ओपन करते हैं, इसकी CSS इसके ऊपर है, यहाँ लाकर रखते हैं। और इसकी CSS के अंदर यहाँ पर मीडिया क्यूरी लगी है, इसको कॉपी करते हैं। नीचे मीडिया क्यूरी लगाते हैं, इससे बनाते हैं 390 वाला। और इससे कह देते हैं कि मुझे 32 का गैप, मुझे मुझे चाहिए क्या 32 का गैप? हाँ, चाहिए शायद। क्योंकि ना ऊपर भी मैंने यहाँ पर मार्जिन 32 दिया हुआ है। तो इससे बस ये बता देते हैं कि भाई 32 माइनस करके ना एक ही कार्ड बना दो बस। देखते हैं क्या बनाया इसने। ठीक है, ये भी हो गया। क्या ये चलता है? हाँ, ये चलता भी है। सही है। तो मेरे ख्याल से इसकी पैडिंग भी देखते हैं। पैडिंग दी होगी ना, जाहिर है दी होगी। ये वाली पैडिंग अगर मैं इसे कम कर दूं, तो कार्ड्स, इस पूरे कार्ड के इसको कॉपी कर लें, और नीचे आ जाए यहाँ पर अपने 390 वाले में। यहाँ पर जो है इस कार्ड्स को लेकर आए। क्या हमें फ्लेक्स को श्रिंक और ये ग्रो से कुछ चेंज करना है? नहीं। इससे चेंज करना है? नहीं। पैडिंग चाहिए हमें सिर्फ, और कुछ भी नहीं चाहिए। पैडिंग को कन्वर्ट करते हैं पिक्सल में, और फिग्मा से पैडिंग से उठाते हैं यहाँ पर। इसकी जो ये वाली पैडिंग है, ऊपर वाली जो पैडिंग है वो है 160, ठीक है। नीचे वाली 160, ठीक है। साइड में जो पैडिंग है ना, 16 पिक्सल है। ऊपर नीचे 160 है,
तो 160 पिक्सल, 16 है ये। इसे 16 कर देते हैं, मतलब 1 रैम। इसे भी 16 कर देते हैं, और यहाँ पर 160 कर देते हैं। 160 मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चलो इसमें दिया हुआ है तो फिर कर देते हैं। इससे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग वापस आए। बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन और बहुत छोटी स्क्रीन, 390 वाली। तो 390 की जो स्क्रीन है ना, इससे मैं चाहता हूँ कि मैं इसे इंस्पेक्ट कर दूँ। इंस्पेक्शन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ग्रीन लाइनें आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन लाइनें जो है ये पैडिंग की लाइन है, और ये वाली जो पैडिंग है ये पैडिंग ख़त्म नहीं हुई है अभी। इस पैडिंग की वजह से ही यहाँ पर ये जो है इफेक्ट आ रहा है। तो मुझे बस यही देखना था, ये पैडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो मेरे कार्ड को विड्थ में बड़े होने से रोक रही है। तो ठीक है, बस यही देखना था मैं। रिस्पॉन्सिव को लेकर आते हैं वापस, और हम चलते हैं अपने इसमें। तो ये वाली जो पैडिंग है, ये दोनों एक ही क्लासेस हैं, इसको मैंने अलग अलग ऐसे ही लिख दिया। इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से हटाकर यहाँ पर रखते हैं, और इस कार्ड को हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, अब जो ये पैडिंग है, तो समझते हैं, इसे समझते हैं। मार्जिन राइट मैंने दिया है, और पैडिंग मैंने दी है इसे। तो पैडिंग मैंने इसे ऊपर 160 दी है, साइड में 16 पिक्सल दिया है। तो पहले पैडिंग लगनी चाहिए ना, उसके बाद जो है पहले पैडिंग अप्लाई होनी चाहिए आपके पूरे सेक्शन के अंदर, उसके बाद फिर विड्थ सेट होनी चाहिए। तो जी हाँ, ये पैडिंग यहाँ की नहीं है, ये पैडिंग यहाँ की नहीं है। ओके, समझ गया मैं। देखें, ये जो पूरा ये जो है ना, ये पूरा जो ये सी एस एस है, ये तो एक एक सिंगल कार्ड की सी एस एस है, आप समझ रहे हैं। टेस्टिमोनल कार्ड, तो ये वाली पैडिंग वो पैडिंग नहीं है, इस पैडिंग को हटाते हैं यहाँ से। ये पैडिंग हमें कहाँ मिलती है? जहां पर ये कंपोनेंट चल रहा है। असल में तो ये यहाँ पर चल रहा है टेस्टिमोनियल के अंदर, यहाँ पर चल रहा है, देखें। तो इसका मेन सेक्शन है टेस्टिमोनियल्स के नाम से। इसके नाम को कॉपी करें, इसकी सी एस एस को यहाँ पर रखें इसके साथ, और ये है इसका मेन जो टारगेट हुआ है। यहाँ पर आकर आप इससे कहें कि ये जो है ना, ये कर ले। मीडिया क्यूरी लगाते हैं, मीडिया मैक्स विड्थ 390 पिक्सल, और यहाँ पर हम इसकी पैडिंग को टारगेट करते हैं, तो इसे पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं। विड्थ हमें नहीं चाहिए, बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, सिर्फ पैडिंग चाहिए। ऊपर इसे इसे रैम पिक्सल में कन्वर्ट करें पहले। ये है 160, ये है 16 पिक्सल, ये है 160, और ये है 16 पिक्सल। अब देखते हैं कि कार्ड पर हमारे क्या इफेक्ट पड़ा है इससे। देखें, हो गया ना सही, जैसे हमें चाहिए था वैसे ही हो गया। चलें ठीक है, अब फिग्मा की फाइल पर आते हैं। तो इससे मैं फिर से नीचे कर देता हूँ, बल्कि साइड में रहे तो ज़्यादा बेहतर है ना, इस तरह। चलें, अब जो है वो देखते हैं इसके बाद कौन सा सेक्शन है। इसके बाद हमें मिलता है कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन। कॉन्टैक्ट मी का जो सेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुझे इससे ठीक करना है, अपने इनपुट वाले को। तो ठीक है, आते हैं इसमें, सब बंद कर देते हैं। कॉन्टैक्टर्स में आते हैं, F12 प्रेस करते हैं, इसकी सी एस एस को इसके साथ रखते हैं, और एक मीडिया क्यूरी बनाते हैं। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाकर नीचे पेस्ट करके इसे बनाते हैं 390। तो 390 के बाद कॉन्टैक्ट अस को मैंने पैडिंग दी है। कॉन्टैक्ट अस मेन डिव है, मेन डिव की पैडिंग क्या मुझे यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हटा देते हैं। कॉन्टैक्ट अस बॉटम डिव, बॉटम डिव को मैंने यहाँ पर
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन दे दिया और गैप दिया है, तो ये दोनों भी ठीक है, इसको भी मुझे चेंज नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं चेंज करना है किसे। मुझे सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है अपने राइट वाले को। राइट यहाँ पर आपको कहीं लिखा नज़र आ रहा है? राइट, ये है कॉन्टैक्ट राइट डेव फॉर्म। वर्थ है इसकी, इसकी वर्थ जो है ना, इसकी वर्थ को कॉपी करें और यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि वर्थ को क्या देते हैं कि भाई 100% ऑफ द पेज हो जाओ। तो देखते हैं ये करने से क्या इफेक्ट होता है इसमें। ठीक है, बेहतरीन, सब सही हो गया। अब बस मुझे इसको करना है, ये जो है ना नेम और ईमेल। नेम और ईमेल को मैं लेकर आता हूँ ढूंढ कर। तो नेम और ईमेल जो है वो सबसे नीचे, इससे ओपन करते हैं, इसके अंदर ही होगा। ये है नेम, ये है ईमेल, ये दोनों इनपुट किसके अंदर रखे हैं? टॉप इनपुट डिफ के नाम के अंदर है। टॉप इनपुट डिफ के नाम को कॉपी किया, कंट्रोल F कंट्रोल V, यहाँ पर है ये। इससे पूरे को कॉपी करें, मीडिया क्यूरी के अंदर रखें, लेकर आए। विड्थ 100%, इससे सिर्फ आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप इससे कहें फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलन। और विड्थ को रहने दें 100%। डिस्प्ले फ्लैक्स भी ठीक है, गैप भी ठीक है। गैप बल्कि थोड़ा देखते हैं, बढ़ा देंगे अगर नीड हुई ना, तो गैप हम बढ़ा देंगे। ठीक है, गैप 20 कर देते हैं, 20 पिक्सल देखते हैं। परफेक्ट है, आप इससे 30 भी कर सकते हैं वैसे, अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़ा और मेंटेन हो जाए। तो मैं इसे 25 कर देता हूँ। और हमारा जो है ये रेस्पॉन्सिव बन गया। मैं आपको एक दफ़ा चेक करा देता हूँ। पहले हम अपनी छोटी स्क्रीन को देख लेते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं। देखें, ये जो है ये मेरी रेस्पॉन्सिव स्क्रीन है। और इस रेस्पॉन्सिव स्क्रीन को मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह कि मैं इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर दूँ। मे बी आपको ये स्क्रीन थोड़ी छोटी नज़र आ रही हो, लेकिन आप देखने की कोशिश करें। 50% करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें नजर आएं। देखें, जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो साइड से ये ओपन होता है, और इसमें हमने फ्रेमर मोशन लगाया था। तो वो फ्रेमर मोशन जो है वो एक छोटी सी एनिमेशन भी देता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर चीज़ें सही हैं, इस पर भी मोशन लगी है। यहाँ पर अगर मैं वापस आऊँ दोबारा से, तो ये भी अपनी एनिमेशन रखता है अपने अंदर। फिर यहाँ पर कार्ड्स लगे हैं, कार्ड्स के अंदर जो है वो साइजेस भी ठीक हैं इसके, और एनिमेशन भी। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से, ये जो नीचे इसका जो कंटेंट है ना, ये आपके कार्ड के करीब आ रहा है, इसके गैप को बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, ये है, ये भी परफेक्ट है, ये भी चल रहा है। यहाँ से सारी चीज़ें ठीक हैं, और नीचे कॉपीराइट भी ठीक है। बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, जैसे कि 768 की स्क्रीन पर देखते हैं। तो जो मेरी 768 की स्क्रीन है, वो मुझे इस तरह दिखाती है। यहाँ पर ये एनिमेशन है, और यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती हैं, एनिमेट बिल्कुल परफेक्ट है, सारी चीज़ें ठीक हैं। दो कार्ड्स नज़र आते हैं, यहाँ पर ये भी ठीक है। एम्बला चलता भी है, दो कार्ड्स के हिसाब से चल रहा है वो। और यहाँ पर ये भी परफेक्ट है। और सबसे बड़ी स्क्रीन अगर मैं देखूँ, 1024, या फिर मैं रिस्पॉन्सिव को ही हटाकर देखूँ अगर, तो मैं सबसे ऊपर आ जाऊँ तो मुझे ये इस तरह नज़र आता है। और इस तरह जो है यहाँ पर सारी चीज़ें अपने लेआउट के हिसाब से परफेक्ट हैं। इससे भी थोड़ा यहाँ से घुमा कर देखते हैं। वाह, ठीक है, तो ये यहीं तक था। और हमारा जो हेडर का सेक्शन है, इसमें जो सबसे आखिरी काम हमें करना है वो ये है कि जो हमारा हेडर का सेक्शन है उसमें चलता है। हेडर के सेक्शन को F12 प्रेस करके मैं यहाँ से आता हूँ इसके कंपोनेंट में। देखें, यहाँ पर जो आपने यूज़ किया है एलाइस को, दो दो दफ़ा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसकी बारी है, तो होम सेक्शन तो होम सेक्शन है। हमें होम के बाद, होम मतलब होम के ऊपर जो है, यहाँ पर मैं कैसे देखें सेलेक्ट करूँ, यहाँ से मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल D प्रेस करता हूँ, तो ताकि दोनों सेलेक्ट हो जाएं। इधर आते हैं, यहाँ पर आकर इससे कर देते हैं कि भाई होम में ले जाना। ठीक है, तो ये होम के इसमें आपको लेकर आ जाएगा। अब जो है अबाउट वाले के पास चलते हैं, और अबाउट वाले को यहाँ से कंट्रोल D प्रेस करके कॉपी करता हूँ, और अबाउट वाले को यहाँ से मैं लिखता हूँ कि भाई मुझे लेकर चलना अबाउट में।
और ये जो आपने नाम लिखा है ना अबाउट, इसको एग्जैक्टली कॉपी करना है आपको। ABOUT को कॉपी किया, यहाँ पर आए और अबाउट सेक्शन को ओपन किया। कर लिया ओपन अबाउट सेक्शन को। ये जो इसका मेन सेक्शन है ना, इसको एक आईडी देनी है। आईडी अबाउट। ठीक है। वापस आ जाए हेडर में, इससे बंद कर दें। हेडर में वापस आ जाए। पोर्टफोलियो को सेलेक्ट किया, इस तरह कीबोर्ड से सेलेक्ट किया, कंट्रोल D प्रेस किया। इससे यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पोर्टफोलियो। और ये जो पोर्टफोलियो है, इसके नाम को डबल क्लिक करके कॉपी करें। page.tsx में आने के बाद पोर्टफोलियो को F12 प्रेस करके ओपन करें। इसके सेक्शन को एक आईडी दे दें, पोर्टफोलियो। सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट करें, कंट्रोल D प्रेस करें। यहाँ पर लिखें सर्विसेज, सर्विस लिख दें। इसे यहाँ से कॉपी करें, page.tsx में गए, सर्विसेज के डबल क्लिक करके F12 प्रेस किया, इसके सेक्शन के बाद एक आईडी दी और यहाँ पर सर्विस दे दिया। ठीक है, अब वापस। और आप आ जाएं हेडर में वापस। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल को सेलेक्ट करें, कंट्रोल D प्रेस करें। यहाँ पर आप लिख दें टेस्ट, और पूरा ही लिख देते हैं ना। तो ये जो टेस्टिमोनियल है, इससे आप यहाँ से कॉपी करें इसके नाम को, और टेस्टिमोनियल को डबल क्लिक करके F12 प्रेस करें। यहाँ पर आपको मिलता है एक सेक्शन, इस सेक्शन को एक आईडी दे दें, टेस्टिमोनियल। अब आप आ जाएं हेडर में वापस। अपने कीबोर्ड से इस तरह सेलेक्ट करें, कंट्रोल D प्रेस करें, और यहाँ से आकर आप इसे लिख दें कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट को के नाम को जो आपने लिखा है उससे डबल क्लिक करें और टेस्टिमोनियल को बंद करें। page.tsx में जाकर कॉन्टैक्ट अस को F12 प्रेस करके ओपन करेंगे। यहाँ से रिटर्न के अंदर जो सेक्शन है, इसको एक आईडी दे देते हैं। आईडी है कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो लिख लिया, सारे लिंक्स हमने बना लिया। बंद करें इसे, page.tsx को बंद करें। चलें, तो ये तमाम चीज़ें हमने लिख दी। कॉन्टैक्ट वाले को भी हमने सेक्शन को आईडी कांटेक्ट दे दिया है। ठीक है, तो अब जो है हेडर का काम हो गया है। अब हमें क्या करना है, इससे बंद करना है, page.tsx को बंद करना है और global.css में आ जाना है। तो ये जो global.css है, इसके अंदर आपको यहाँ पर लिखना है स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। ये चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर दें। और अब हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर और एक आखिरी दफ़ा इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने उसमें जो चेंजिंग किया, अब मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अबाउट पर लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो नेविगेशन है, वो हमें स्टिक करना पड़ेगा इस पोजीशन इससे की, क्योंकि बार बार फिर खुद से ही ऊपर जाना पड़ता है। तो हेडर में चलते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने page.tsx में। SRC ओपन करें, ऐप ओपन करें, page.tsx ओपन करें, हेडर के कंपोनेंट को डबल क्लिक करके F12 प्रेस करें। यहाँ पर जब आप आते हैं तो रिटर्न के अंदर आप लिखते हैं इस हेडर को आपने क्लास दी है हेडर की। तो यहाँ पर इस हेडर की क्लास में चलते हैं सबसे ऊपर, और इसकी पोजीशन को हम स्टिकी कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इसका क्या इफेक्ट होता है। पोजीशन को जब आप स्टिकी करते हैं ना, तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ता है उसके साथ, कि वो टॉप से कैसा हो, मतलब वो टॉप से कहाँ पर स्टिक हुआ वो। तो हमने क्योंकि पोजीशन स्टिक किया है, टॉप नहीं डिफाइन किया, तो इसलिए क्या हो रहा है कि वो टॉप में कंफ्यूज है। तो यहाँ पर आप टॉप 0 कर दें। तो इससे एक दफ़ा डेट होने दें और उसके बाद जो है फिर हम चेक कर दें।
स्टैटिक लिखा है मैंने यहाँ पर। स्टिकी। देखें, यहाँ पर ना, जब आप पोजीशन को स्टिकी करते हैं तो पोजीशन को स्टिकी करते टाइम ये इसका बिहेवियर होता है पोजीशन एब्सोल्यूट की तरह। और पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन इससे की जो है वो बहुत सिमिलर है। अब आपको जब पोजीशन स्टिकी देना है तो आप ये चाहते हैं कि आपका हेडर जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाए। और वो स्टिक होने के लिए ना आपसे क्या लेता है, आपसे टॉप जीरो लेता है बिल्कुल, क्योंकि वो पूछता है कि इससे करना है तो करना कहाँ पर है, जस्टिफाई करें आप उसे। तो आप यहाँ पर लिखें टॉप जीरो, आपने लिख दिया। अब टॉप जीरो तो आपने लिख दिया, लेकिन उसको दो जगहों से हुक करना पड़ता है हमें। एक हमने टॉप से हुक किया है, एक हम लेफ्ट साइड से हुक करेंगे, या राइट साइड से कर दें या लेफ्ट साइड से कर दें, एक ही बात है, क्योंकि आपकी विड्थ 100% है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेफ्ट जीरो कर दें। अब आपने कर दिया पोजीशन इज सिकी कर दिया, टॉप जीरो कर दिया, लेफ्ट जीरो कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आपकी जो ये तमाम चीजें बनी हुई हैं, ये देखें, अगर मैं अभी इसे रिफ्रेश करूँ ना तो ये तभी आपको नजर नहीं आएगा। और नजर नहीं आने की वजह होती है लेयर सिस्टम। ये जो लेयर्स होते हैं, ये यूं समझें कि लेयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बना कर भी दिखा सकता हूँ, अगर मैं आपको, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है, और इस स्क्रीन को अगर मैं साइड से देखूं, मतलब कौन सी वाली साइड से देखूं, इस साइड से देखूं, तो इससे मैं ऐसे देख रहा हूँ साइड से, ठीक है। ये मतलब ये जो है ना, मेरी आंखें ऊपर हैं और ये स्क्रीन है, ठीक है। ये क्या है, ये स्क्रीन है। तो अब स्क्रीन को मैं देख रहा हूँ, तो इस स्क्रीन की एक लेयर है, समझें कि जो आपका लेयर है ना, जो स्क्रीन है, उसकी एक लेयर है बाय डिफॉल्ट, और उस लेयर के ऊपर आपकी पूरी की पूरी ये जो स्क्रीन है उसके अंदर जो भी आने वाले सेक्शंस हैं, ये पूरा पूरा का पूरा पेज ही आपके उस लेयर के ऊपर बना हुआ है। अगर आपको डिफाइन करना है किसी चीज़ को इसके साथ, जो कि आपने अभी इसके साथ डिफाइन किया हुआ है, तो वो जो है वो इसके साथ जो है वो नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक इमेजिनरी लेयर होती है, ये एक्चुअल में नहीं होती लेकिन ये होती है, लेयर सिस्टम इसे ही कहते हैं। आपको इसके ऊपर कर देना पड़ेगा। तो ये वाली जो आपका ये जो लेयर है ना आपका, ये है डिफॉल्ट लेयर। ऊपर वाले लेयर में अगर आपको रखना है कुछ तो आप पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, और अगर स्क्रीन के पीछे भेजना है तो आप नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है, इस पॉजिटिव वैल्यू को जब आप देते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज़ जो है ऊपर आ जाती है। तो इससे हम अपने नेविगेशन को अगर सेम लेयर के ऊपर रखेंगे तो फिर तो वो हमें नज़र नहीं आने वाला। तो इसको क्या करेंगे, हम ऊपर वाले लेयर में इससे बताएंगे कि भाई स्क्रीन के ऊपर रहे ये। तो इससे हम Z के इंडेक्स को, अब आपकी मर्जी, आप इसे 100 दे दें, 1 दे दें, ऊपर ही है ना बाय डिफॉल्ट से, तो बड़ा ही है ये प्लस है। अगर मैं माइनस में लिखता तो वो क्या होता, उसके ऊपर इफेक्ट होता स्क्रीन के पीछे जाने वाला, और प्लस में लिखा है तो स्क्रीन के ऊपर रहने वाला इफेक्ट इसके ऊपर हुए। तो ये अभी भी नजर नहीं आया, इस 1 मिनट देखते हैं ऐसा।
जी, एक मिनट रुकिएगा ना जी। तो यहाँ पर जो है ना, इसे पोजीशन फिक्स्ड कर देते हैं अभी। पोजीशन फिक्स से उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, और टॉप से आपने बता दिया कि उसे जीरो कर देना, तो पोजीशन फिक्स से ये हो जाएगा। जेड इंडेक्स का जो है वो ऐसा है कि मैंने आपको बताया लेयर सिस्टम है। जेड इंडेक्स को मैं अगर 1 भी कर दूंगा या 1000 भी कर दूंगा, तो वो हमारी स्क्रीन जो डिफॉल्ट लेयर के ऊपर है उसके ऊपर ही रहने वाली है। तो इसको 100 पर कर देते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो ये जो है वो स्टेक हो जाएगा इससे। स्टेक मतलब ये फिक्स हो जाएगा इससे। हम इसे चला कर देखते हैं। तो अबाउट सेक्शन जो है मेरा, अबाउट सेक्शन में आ जाता हूँ मैं, पोर्टफोलियो में आ जाता हूँ मैं, सर्विसेज में आ सकता हूँ मैं, टेस्टिमोनियल, और कॉन्टैक्ट के डेव में। तो ये एक स्मूथ इफेक्ट जो है वो ये भी इससे आप बना सकते हैं। और अगर आप छोटी स्क्रीन पर आ जाएं, तो छोटी स्क्रीन में जो आप ये नेविगेशन ओपन करते हैं, इसमें अगर आप अबाउट सेक्शन को ओपन करें तो वो आपको यहाँ से भी लेकर आते हैं। पोर्टफोलियो, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल और कॉन्टैक्ट। तो इसे आप क्लोज कर दें और ओपन करके दोबारा से होम पोजीशन पर चले जाएं। इसे क्लोज कर दें। ये जो आपका पोर्टफोलियो बने, ये रेस्पॉन्सिव है। ये इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज हुई हैं और ये हर तरीके से जो है वो कंप्लीट है।